अच्छा, मिड टू के अंदर ना कुछ बातें आई थी वो बेस रूल के बारे में, जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी मेरे लिए भी और काफ़ी और लोगों के लिए भी। तो बेसिकली ये था कि इस तरह से एक सिचुएशन बन रही थी कि पी लाइक नेगेटिव ट्वीट गिवन कि ये सारे वर्ड्स इंक्लूडेड थे, ये कर रहे थे हम। अब इसको हम अगर लाइक वो डेरिवेशन वाले तरीके से करें जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, तो कुछ इस तरह से बनता है, बाद में जाके उसकी कोई और फॉर्म बन जाती है। अब जिन लोगों ने बस लाइक ब्रेन डेड होके बेस का थ्योरम सीधा सीधा अप्लाई कर दिया था ना, उनका सही हुआ होगा। लेकिन जिन लोगों ने मेरी तरह खुद डिराइव करने बैठे होंगे याद करने की जगह, उनके साथ कुछ मसले आए होंगे। तो बेसिकली अगर हम पीछे चले जाएं यहाँ पे बेस रूल के बारे में, जो कुछ फंडामेंटल शुरू में बातें की थी ये वाली, तो हमने देखा था कि किस तरह से अगर एक मीसी सेट होता है, ये जो एज का सेट है वो मीसी सेट है, उसको हम यूँ इस्तेमाल करके पी ऑफ ई को इस तरह से डिफरेंटली रीराइट कर सकते हैं। और उसके बाद न्यूमरेटर के लिए हमने बस कंडीशनल वो इंटरसेक्शन के लिए वो जो रूल होता है प्रोडक्ट रूल, वो हमने लगाया था, राइट। और उसको ही हमने थोड़ा सा रीअरेंज करके इन दोनों को मर्ज कर दिया और कहा था ये बेस रूल है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि अगर ये वाली जो टर्म है इतनी अजीब सी, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के बराबर ही है, तो मैं लिखूँगा ही क्यों इतनी अजीब चीज़। तो मैं सीधा सीधा ये क्यों नहीं लिख सकता प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड 1 एंड वर्ड 2 एंड वर्ड 3 वगैरह, इस तरह से मैं डिनोमिनेटर में लिख दूँ जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ। कहाँ पे गया? हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ। तो मैं इस तरह से क्यों ना कर दूँ, राइट। तो मैं भी उन्हीं लोगों में से था। अब इस अप्रोच के अंदर और भी एक और मसला है, वो ये है कि जब आप इसको खोल रहे होते हैं न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को तो फिलहाल अभी छोड़ देते हैं, न्यूमरेटर को अगर हम खोल रहे हैं तो पी ऑफ वर्ड 1 एंड वर्ड 2 एंड वर्ड 3 अप टिल वर्ड n गिवन s, इसको किस तरह से खोला जा सकता है। तो अगर मैं प्रोडक्ट रूल एक्चुअली अप्लाई करूँ ना जनरल फॉर्म में, तो वो बन जाता है पी ऑफ वर्ड 1 गिवन s इंटू पी ऑफ वर्ड 2 गिवन s एंड वर्ड 1, पी ऑफ वर्ड 3 गिवन s एंड वर्ड 1 एंड वर्ड 2 अप टिल पी ऑफ वर्ड n गिवन s एंड वर्ड 1 एंड वर्ड 2 अप टिल वर्ड n-1। अब ऑब्वियसली ये हम कैलकुलेट नहीं करना चाहेंगे, अजीब सा घटिया सा, लाइक कि क्या है, मैं कैसे निकालूंगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम ये वाला तरीका, इस तरीके में कुछ गलत कर रहे हैं ना फिर हम। तो अब वो क्या है, लाइक फिर करना क्या था, क्या चाहते थे वो ये चाहते थे, वो चाहते थे कि आप अस्यूम करो इवेंट इंडिपेंडेंस, ठीक है। जब भी आपके पास ये ज़्यादा से इंटरसेक्शन वगैरह वाले होते हैं, आपके पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो, तो वो एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है ना। और उसका पहला पीस ये है कि अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो वो ये इस तरह से सिंपलीफाइड फॉर्म में होगा, और अगर डिपेंडेंट है तो ये जनरल फॉर्म में लिख दो। ऑब्वियसली जनरल फॉर्म इनकम्पिस करती है अपने अंदर उस एज केस को भी, लेकिन अपनी आसानी के लिए हम इस तरह से लिख लेते हैं ताकि हमें ये वाली चीज़ ना करनी पड़े, राइट। तो चलो ठीक है, हमने ये इस तरीके से खोलना, उस तरीके से नहीं खोलना, लेकिन क्या हमारे पास रीज़न है ये करने की? क्या एक्चुअली इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं? अगर आप इनको दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कैलकुलेट करें तो आपको पता चलेगा कि नहीं है। जो वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3 है, इनकी अक्रेंस आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है। मतलब अगर हैप्पी का वर्ड आ गया ना, तो लर्निंग के वर्ड आने के चांसेस अफेक्ट हो रहे हैं, प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट नहीं रह रही। तो इसमें क्या करना? मतलब एक तरफ हमें कह रहे हैं कि अस्यूम करो इवेंट इंडिपेंडेंस है, लेकिन एक्चुअली इवेंट्स इंडिपेंडेंट है ही नहीं, तो करना क्या है? तो बेसिकली ये जो लोग थे उनके लिए यही है कि एक एग्जांपल कंसिडर करो। काफ़ी ज़्यादा लोगों की ये रैशनल थी ना कि चलो हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसके अंदर तीनों वर्ड्स अकर हुए हैं एक बार, और एक ऐसा सेट है जिसके अंदर तीनों वर्ड्स कभी भी एक साथ अकर नहीं हुए। तो ऑब्वियसली हम अगर एक इवेंट अकर हुआ है तो हम ये कहेंगे 100% चांस है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के मुताबिक कि ये इस सेट से बिलोंग करता है। लेकिन वो जो चीज़ है ना, वो उस केस में अप्लाई करती है जब आप चीज़ें निकाल रहे हो। जब आप एक प्रिडिक्टिव मॉडल बना रहे हो ना, तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अब इसके लिए मैं एक मिसाल प्रिपेयर किया कि अगर आपके पास ये वेरिएबल्स हैं, मतलब ये इवेंट्स हैं JMTL, और इन सब ये सारे बस बताते हैं कि ये इवेंट हुआ है या नहीं हुआ। तो J है कि पर्सन इज़ जेल्ड, M है कि पर्सन कमिटेड मर्डर, T है पर्सन इज़ अ थीफ, और L है कि द पर्सन सेट लैब 1 ऑन फायर, ठीक है। अब ये जो है, अगर मैंने देखना हो, एक प्रिडिक्टिव मॉडल बना रहा हूँ कि इस बंदे को जेल में डालना है या नहीं डालना,
लेट्स से कि मेरे डेटा सेट के अंदर कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसके अंदर मर्डर भी किया हो, थीफ भी हो और साथ आर्सनिस्ट भी हो, कि मतलब आग वगैरह लगाई हुई है। ये तीनों के केसेस कभी भी एक साथ ऑब्जर्व नहीं किए गए। तो इस केस के अंदर अगर मैं वो जो अपना तरीका जो मैंने लगाया था, जो एक्चुअली गलत था पेपर के अंदर, अगर मैं उस तरह से करूँ ना कि सिंस पी ऑफ दिस इक्वल ज़ीरो, पी ऑफ दिस गिवन जे इज़ ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो, राइट। मैं इस तरह की चीज़ करूँ तो मेरे पास यूँ बन जाती है, इस फॉर्म में इक्वेशन बन जाती है। तो इसमें तो वहाँ पे तो फिर भी एक जगह पे तीनों वर्ड्स एक साथ आ रहे थे ना पॉजिटिव वाली ट्वीट्स के अंदर, यहाँ पे आ नहीं रहे, तो लिटरली अनडिफाइंड हो गया। तो पॉइंट ये है कि इसका बड़ा क्लियर आंसर होना चाहिए कि अगर एक बंदे ने मर्डर भी किया, थीफ भी है और आग भी लगा दी है, लाइक, तो इसको तो लाइक जेल में डालना है, राइट। लेकिन हमारे पास चूँकि कोई एग्जाम्पल नहीं थी तो हमारा फंक्शन जस्ट ब्रेक्स। तो एक प्रिडिक्टिव मॉडल के लिए ये वाली अप्रोच सही नहीं है। तो अच्छा करना क्या है फिर? करना वही है जो पिछली जो शुरू में स्लाइड में बताया था। तो मैं जो पहले बात कर रहा था कि यार पी ऑफ ई अगर इसी चीज़ के बराबर है तो हम क्यों करते हैं ये वाली चीज़। तो ये अब आपको समझ आने वाली है डिनोमिनेटर की बात। लेकिन पहले न्यूमरेटर के अंदर तो मैंने पहले बता दिया हुआ कि लाइक इसको हम इस तरह से खोलेंगे जैसे इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो, जबकि हो सकता है कि इफ़ यूर अ मर्डर देयर इज़ अ हायर चांस यूर थीफ, हो सकता है कि दो इवेंट्स रिलेटेड हों, लेकिन हमने प्रिटेंड ये करना कि ये अनरिलेटेड है, सही है। इसको इस तरह से एक्सपैंड करना है। और डिनोमिनेटर के अंदर हम इसको इस तरह से लिखेंगे, हम पी ऑफ एम एंड टी एंड एल की जगह हम पी ऑफ एम एंड टी एंड एल गिवन जे प्लस पी ऑफ एम एंड टी एंड एल गिवन जे कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। तो ये जो अप्रोच है ना, इसके अंदर आपका डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आ रहा। तो मतलब कोई ऐसा अगर इवेंट है, ऐसा कॉम्पाउंड इवेंट है जिसके अंदर कभी भी ये ऑब्जर्व नहीं किया गया, तो आप अनडिफाइंड किस्म का आंसर नहीं दे रहे, बल्कि आप एक रीजनेबल गेस दे रहे हो बेस्ड ऑन द रेस्ट ऑफ द डेटा। तो इसकी ये यूटिलिटी है। और इसको खोलना है अगर, तो वो उसी तरीके से खोलेंगे, वर्ड अकरेंस को इंडिपेंडेंट अस्यूम करके। तो बेस रूल के अंदर ये कुछ बातें थी देखने वाले, जो मिड टू के अंदर गलतियाँ हुई हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों की। तो इसके अंदर और कोई ख़ास बात नहीं है। तो बेसिकली ये जो है यहाँ पे आप बस विली निली पी ऑफ ई नहीं लिख सकते। दीज टू सिंगल इस केस के अंदर, इस स्पेशल केस के अंदर सेम आंसर देंगे, हमेशा सेम आंसर नहीं देंगे। ये वाला इससे डिफरेंट आंसर दे सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं डालता तो डिनोमिनेटर्स में ज़ीरो आ रहा था, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आ रहा, बल्कि एक नॉन ज़ीरो वैल्यू आ रही है। अच्छा, ये बात हो गई। अब हम आते हैं जो मिड टू के बाद सिलेबस हुआ। तो सबसे पहले बात आ जाती है, बड़ा आसान सा टॉपिक है, डिस्ट्रीब्यूशंस फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। तो इसके अंदर एग्जांपल 1 जो है वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, हाँ, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब अप्लाई की जाती है? ये तब अप्लाई की जाती है जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो पॉसिबल इवेंट्स लाइक आउटकम्स हो किसी भी रैंडम इवेंट की। और अगर आप इसके मल्टीपल अटैम्प्ट्स कर रहे हो, मतलब जैसे कॉइन टॉस है, इसके अंदर सिर्फ हेड और टेल है, और अगर मैं इसके अंदर मल्टीपल अटैम्प्ट्स करूँ, ऑड्स चेंज नहीं हो रहे, राइट। हेड की उतनी चांसेस जितना पहले था, टेल्स की उतनी चांसेस जितने पहले था। तो इस केस में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। अब इसको विद रिप्लेसमेंट क्यों कहते हैं? विद रिप्लेसमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप इमेजिन करो कि एक बैग के अंदर लाइक कुछ काले मार्कर हैं, कुछ लाल मार्कर हैं, अगर मैं एक काला मार्कर निकाल लेता हूँ और अब अगला कोई बंदा आके वो निकालने की कोशिश करता है, अब एक मार्कर निकल गया हुआ है उससे, तो अब प्रोबेबिलिटी अफेक्ट होगी। लेट्स से उस बैग के अंदर ओरिजिनली सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैक मार्कर था और बकाया सारे रेड मार्कर्स थे। अब अगर मैं पहली अटेम्प्ट में आता हूँ काला मार्कर निकालता हूँ, अगली बार अब क्या चांसेस होंगे काले मार्कर निकलने के? ज़ीरो होंगे ना, क्योंकि अब है ही नहीं। तो यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट का आइडिया यही है कि आप इस तरह से समझो जैसे कि वापस रख दिए बैग में निकाल कर। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये दो चीज़ें कि विद रिप्लेसमेंट यानी कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी बिटवीन चॉइस, ये जब हो रहा हो ना, तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। और इसको बाइनोमियल क्यों कहते हैं, मल्टीनोमियल क्यों नहीं कहते? मतलब बाय यहाँ पे टू क्या है, तो वो यही है कि टू पॉसिबल आउटकम्स हैं, सक्सेस और फेलियर। तो अगर हमें अच्छा, तो इसके लिए जो फॉर्मूला वगैरह वो हमें क्या बताता है? ये तो हमें लाइक नेचर पता चली है ना कि किस तरह की प्रोबेबिलिटीज़ होंगी, उसके ग्राफ के बारे में शायद थोड़ा सा कुछ पता चल गया। तो इसके सवाल इस तरह से आते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 ब्लैक मार्कर्स अगर इतने ब्लैक और इतने रेड हैं वगैरह। तो उस केस के अंदर विद रिप्लेसमेंट अगर बात हो रही है, अगर मैं वापस भी रख रहा हूँ,
या फिर ज़्यादा अच्छी एग्जांपल कॉइन टॉस की ही है कि अगर आप 7 टर्न्स करते हो, कितने चांसेस हैं कि आपके 2 हेड्स आएंगे और बकाया सारे टेल्स होंगे, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे आ जाता है पी ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स, मतलब पी ऑफ रैंडम वेरिएबल जो कि हो गया नंबर ऑफ टेल्स इक्वल्स टू, मतलब अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि 7 ट्रायल्स के अंदर 2 टेल्स आने के कितने चांसेस हैं, तो नंबर ऑफ टेल्स, ये एक्स मेरा रैंडम वेरिएबल है और जो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के इवेंट्स को समराइज़ कर रहा है, और मैं बता रहा हूँ कि ये एक्स इक्वल्स 2 आने के चांसेस कितने हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ। तो उसके लिए ना यहाँ पे हो जाता है एन चूज़ एक्स, मतलब सैम्पल जितना भी आपका था 7 का, उसमें से 2 आप चूज़ कर लो, कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं, राइट। तो अगर आपके पास ये डिस्क्रीट वाली चीज़ ही है ना, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स वाली, कि अगर 7 ये हैं, ब्रोसर को 7 है, अच्छा, इसमें से 2 चूज़ करने के कितने तरीके हैं कि पहला ये यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा, पहली एक आउटकम होगी, उसके बाद लाइक ये आएगा या नहीं आएगा, अच्छा लाइक वो एन चूज़ 2 आउटकम्स बन जाती हैं, खैर तमाम लाइक डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। तो एक ये बात हो गई, अभी इसको हम साइड पे रख लेते हैं। बकाया क्या लिखा हुआ है, बकाया लिटरली, अच्छा मैं इसकी डेरिवेशन शायद बताने की ज़रूरत है या नहीं है, वैसे मेरा तो ख्याल है ज़रूरत नहीं है कि आपने बस अप्लाई करना है, लेकिन बस हल्का फुल्का बता देता हूँ अगर थ्योरी के हवाले से इंपॉर्टेंट हो। यहाँ पे यही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पी पावर ऑफ एक्स की जगह हम इसको लेट्स से इस तरह से लिख देते हैं। एक सेकेंड, मैं नोट पैड खोलता हूँ। मेरे पास वो हेड्स और टेल्स वाला केस था ना, तो एक यहाँ पे P है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स। तो मैं चाहता हूँ 2 बार टेल्स आएँ और बकाया सारे जो 7 अटैम्प्ट्स थे उसमें से कितने हो गए 5, तो 5 Qs आएँ। मैं चाहता हूँ इस लाइक व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये मैं ये लिख रहा हूँ बेसिकली, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1 एंड टेल 2 एंड हेड 3 एंड H4 एंड इस तरह से करी जाओगे ना। तो इसको आप अगर एक्सपैंड करते हो और आप उसके ऊपर वो लगाते हो प्रोडक्ट रूल, तो आपको पता चलेगा कि P of T1 इंटू P of T2 इंटू P of H3 इंटू P of H4 एंड सो ऑन अप टिल 7, ये होगा। आगे हेड्स नहीं है ना खाली। तो उसको लिखने की जगह उन्होंने P of T1 हमें पता है कि सक्सेस का चांस है, P of T2 हमें पता है सक्सेस का चांस है, तो यहाँ पे PP लिख दिया और आगे QQ आ गया। इस तरह से ये डिराइव हुआ था। तो इसके ऊपर आप लिख दोगे P of पावर 2 Q of पावर 5, और इसकी फिर जनरलाइज्ड फॉर्म ही है। तो इस तरह से डिराइव किया गया। हमने इस तरह के सवाल पहले भी अटैम्प्ट किए हुए हैं, तो इसलिए कोई ख़ास बात नहीं है। तो अब ये आपको बताता है कि कितने चांसेस हैं एक सक्सेसफुल अटैम्प्ट के, लेकिन एक सक्सेसफुल अटैम्प्ट डिफरेंट ऑर्डरिंग्स के साथ हो सकती हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। मतलब हो सकता है कि पहले कॉइन टॉस के अंदर आपका आ जाए टेल, उसके बाद में सारे ख़राब या आखिर वाले में सही आ गया, या हो सकता है शुरू में ही दोनों आ जाएं, या हो सकता है आखिर में दोनों आ जाएं, राइट। इसकी पॉसिबल अरेंजमेंट्स है काफ़ी। तो ये इसीलिए हमने वो एन चूज एक्स किया हुआ है, से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ताकि इन तमाम पॉसिबल ऑर्डरिंग से भी मल्टीप्लाई हो जाए, ताकि फिर मज़ीद पता चल जाए कितने चांसेस हैं। अच्छा, अब इसके लिए सिंबल यूज़ होता है लोअर केस b, और ये इस तरह से होता है b रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू जिसको आप टेस्ट कर रहे हो, कि मतलब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू अगर 2 होगी तो क्या होगा, तो कितने प्रोबेबिलिटी होगी। अगर हम ये चाह रहे हैं तो उसको लिखने का तरीका है कि यहाँ पे बस 2 लिख दोगे, और यहाँ पे n और p, मतलब n है चांस ऑफ सैम्पल साइज, और p है चांस ऑफ सक्सेस। अब अगर हमें p दिया हुआ q नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे, 1 माइनस p कर देंगे। तो q डिराइव हो जाता है p से, इसलिए एक्चुअली जो 2 चीज़ें काम की है ना यहाँ पे, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता रही है, जो इस सिस्टम के बारे में हमें बता रहे हैं, उनमें n और p ही आ जाते हैं, q नहीं, इसलिए हम कर रहे हैं। और x हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो सिस्टम के बारे में नहीं बता रहा, वो बस हम बाद में उसकी स्पेसिफिक वैल्यू देख रहे हैं इन अ गिवन सिस्टम। तो ये पैरामीटर्स n और p इसके इसलिए होता है। अब आगे आप इसकी देख सकते हो कि किस तरह से इफेक्ट करती हैं डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ n और डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ p। तो अगर हम n = 20 रखें, तो ये ब्लू और ग्रीन आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे बस p की वैल्यू चेंज की है, तो काफ़ी डिफरेंस आ रहा है शेप वगैरह के अंदर, पोजीशन वगैरह के अंदर। और अगर आप n की वैल्यू भी एडजस्ट कर दो तो भी बड़ा डिफरेंस आ रहा है। तो मतलब, लेकिन इन सब ग्राफ्स में जो एक चीज़ कॉमन है वो ये है कि सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा लाइक बेल कर्व में आती है। ये बस एक बात थी इसकी शेप के बारे में। तो उसके अलावा जो फर्दर डिटेल आ जाती है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी।
अगर आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एक्स लाइक पी है, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, तो आपको सक्सेस रेट नहीं मिल जाएगा. लाइक व्हाट इज़ पी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब पी अगर मैंने कभी निकालना हो, मेजर करना, तो यही होता है ना कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. मैं उसी को रीअरेंज थोड़ा कर दूँ तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल्स नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स इनटू प्रोबेबिलिटी. और ये जो फेवरेबल आउटकम्स हैं ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है. इस तरह से डिराइव हुआ हुआ है. खैर वैसे डेरिवेशन नहीं ज़रूरी, बस आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का ये मतलब है कि हम बेसिकली व्हाट इज़ द एवरेज वैल्यू यू वुड एक्सपेक्ट अगर कॉइन टॉस इतने आए हैं. मतलब कितनी बार टेल्स आने चाहिए अगर 10 बार कॉइन फ्लिप हुआ है. अगर 50% चांस है तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि 5 बार आएँ. तो ये आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है. अब ऑब्वियसली हमेशा 5 नहीं आएंगे, कुछ वेरिएंस होती है. तो वेरिएंस कैसे निकलेगी? तो वेरिएंस की क्वालिटी होगी एन पी क्यू. ठीक है, तो ये उसका फॉर्मूला. अब आगे कुछ बातें थी किताब के अंदर के मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, आप उसके अंदर अगर प्रोबेबिलिटी लाइक इवेंट्स कोलैप्स कर लें तो आप उसको बाइनोमियल वाले तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. हमारी मैम ने भी सरसरी साइड जिक्र किया था. वो यही है कि आपके पास अगर लेट्स से 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, A1 A2 A3. आप अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 निकाल रहे हो समथिंग, तो आप एक नई चीज़ डिफ़ाइन कर दो P ऑफ A1 नॉट. और अब आपके पास ये लाइक ये A1 और A1 नॉट का सिस्टम बन गया A1 A2 A3 की जगह. तो अब आप इसको प्रिटेंड ये कर रहे हो कि सक्सेस और फेलियर की टर्म्स में डिफाइन हुआ हुआ है, जबकि एक्चुअली इसके अंदर 3 डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स थे. हमने बस इन 2 पॉसिबल आउटकम्स को मर्ज करके A1 नॉट बना दिए. तो इस तरह से हम मल्टीनोमियल केसेस के अंदर भी बाइनोमियल यूज़ कर सकते हैं. तो बेसिकली ये वो अगर अभी तक समझ नहीं है तो ये है कि अगर सैम्पल स्पेस मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 2 से ज़्यादा हैं तो क्या करना, ये उसके बारे में था. अच्छा, उसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजी है जो मेरा ख्याल है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस MCQs के वाले से बस बता देता हूँ कि ये जो आइडिया था विद रिप्लेसमेंट वाला, उसको बर्नौली ट्रायल कहते हैं. और जब आप ज़्यादा सी एक साथ करते हो एन ट्राइज वगैरह तो इसे बर्नौली प्रोसेस कहते हैं. और अगर आप कभी कैपिटल बी देखो वो बाइनोमियल सम होते हैं और वो बेसिकली इसका CDF है. अगर ये प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है तो वो वो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ना. अच्छा, तो ये बात होगी बाइनोमियल की. आगे बात आती है हाइपर जियोमेट्रिक की. तो ये बेसिकली यही है कि अगर आप बैग के अंदर पेन वापस नहीं रखते, ये उस केस के लिए. तो इस केस के अंदर आप ये लिखा हुआ है. अच्छा, सिंबल्स पहले डिफाइन कर लेते हैं. K का मतलब है नंबर ऑफ सक्सेसेस इन सैम्पल. N का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल. N का और कैपिटल N का मतलब है नंबर ऑफ थिंग्स इन पॉपुलेशन. अच्छा एक सेकेंड, ये मैंने सैम्पल कह दिया. ये नंबर ऑफ सक्सेसेस इन पॉपुलेशन है, ये नंबर ऑफ सक्सेसेस इन सैम्पल है. अच्छा, तो अगर आपने नंबर ऑफ ये बेसिकली ये लिखा हुआ है, तो ये क्या है? K चूज़ X. तो नंबर ऑफ सक्सेसेस इन पॉपुलेशन चूज़ नंबर ऑफ सक्सेसेस इन सैम्पल. तो ऑब्वियसली अगर आपको कह दिया कि 5 सक्सेस केसेस हैं और आपकी ओरिजिनल पॉपुलेशन के अंदर 10 थे, तो उसके काफ़ी ज़्यादा तरीके हो सकते हैं. वो जो तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं ये उसके लिए ये वो रिप्रेजेंट कर रही है. उसके बाद है N-K चूज़ N-X. तो ये बेसिकली नंबर ऑफ फेलियर्स इन पॉपुलेशन चूज़ नंबर ऑफ फेलियर्स इन सैम्पल. तो ये उसके तमाम पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं. तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बेसिकली प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है कि आप एक कॉम्प्लेक्स टास्क को जब 2 टास्क में डिवाइड कर सकते हो तो आप उनकी प्रोबेबिलिटीज़ मल्टीप्लाई कर देते हो. तो इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे पता है कि K चूज़ X बाय ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स है. और इसकी वो है जो दूसरी टर्म है, तो मैंने उनको बस मल्टीप्लाई कर दिया. इस तरह से कुछ हुआ है. डिनोमिनेटर वैसे ये नहीं था, कुछ और था. खैर जो भी है, डिनोमिनेटर नहीं आना था. अच्छा खैर, तो बाद में मेरे पास डिनोमिनेटर में ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स आ गए हैं. तो इस तरह से ये किया हुआ. अब जब भी आप एक फंक्शन डिफाइन करते हो उसकी आपको रेंज भी बतानी पड़ती है कि या डोमेन सॉरी. तो डोमेन ऑफ एक्स जो होगी वो होगी 0 से शुरू हो रही है कि ऑब्वियसली मिनिमम तो 0 सक्सेसेस ही हो सकते हैं ना, -1 सक्सेसेस थोड़ी हो सकते हैं. तो और ये मैक्सिमम कितने होंगे? बड़ा इंट्यूटिव सा आइडिया है कि अगर आपके पास
3 ट्राइज हैं और बैग के अंदर 2 काले पेन पड़े हुए हैं, बकाया सारे रेड पेन्स हैं। तो काले पेन मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2 ही आ सकते हैं ना, क्योंकि हैं ही 2। आप ट्राइज चाहे जितनी मर्जी कर लो, लेकिन अगर हम कहते हैं कि 10 ब्लैक पेन्स और आप 2 ट्राइज करें तो मैक्सिमम कितना आएंगे? 2 ही आएंगे ना। तो इन दोनों का मिनिमम जो होता है वो इसकी अपर लिमिट होती है। तो एक्स और के का मिनिमम जो है वो अपर लिमिट होती है। अच्छा, एक्स नहीं, सॉरी, एन मैं भी कहूँगा जी। तो सैम्पल साइज और नंबर ऑफ सक्सेसेस इन पॉपुलेशन, इसका मिनिमम अपर लिमिट ऑफ एक्स होती है। अच्छा, अपर लिमिट ऑफ एक्स मिनिमम एक्स होती है। अच्छा खैर, राइट साइड पे आप देख सकते हो कि इसका ग्राफ किस तरह से इफेक्ट होता है। इसके ये जो 3 पैरामीटर्स हैं, एन एन केस है, तो इन सब के अंदर पॉपुलेशन साइज़ को फ़िलहाल हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। हम खाली बात कर रहे हैं के और एन की। तो आप ब्लू और रेड में देख सकते हो कि अगर हम के को कांस्टेंट रखें, नंबर ऑफ सक्सेसेस इन पॉपुलेशन, तो नंबर ऑफ जो सैम्पल है, सैम्पल साइज़ अगर हमारा है, अगर ज़्यादा होगा तो वो ये रेड वाला बन रहा है, थोड़ा सा थोड़ा ज़्यादा स्प्रेड आउट सा बन रहा है, थोड़ा ज़्यादा राइट साइड पे डिस्प्लेस्ड है। इसी तरह से आप डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आप देख सकते हो किस तरह से हुआ है। पॉइंट ये है कि ये जो ग्राफ है ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो हो सिमेट्रिक हो। अच्छा, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो वही है एन पी, और वेरिएंस भी वही है एन पी क्यू। अब बस हमने उसकी जगह ना पी की वैल्यू लिख दी है। तो अब हमें पता नहीं है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है, तो हम इस तरह से देखते हैं कि नंबर ऑफ सक्सेसेस इन पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है। इसी तरह अगर हमने क्यू की बात करनी तो बस 1 माइनस दैट, राइट। अब आगे जो एफ पी सी है, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर, ये हम क्यों डालते हैं, क्या है ये, किधर से आ गया जी? तो इसके अंदर यही आइडिया है कि ना आप जब भी आप एक सैम्पल को यूज़ करके एक पॉपुलेशन के बारे में कुछ जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे होते हो, तो उसके अंदर किसी हद तक अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो ये उसको करेक्ट करने के लिए एक फैक्टर है जिससे आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके आंसर ज़्यादा रियलिटी में ग्राउंडेड हो जाते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे मुझे पॉपुलेशन का साइज़ पता है, तो इसलिए मैं लिख देता हूँ कि n माइनस लोअर केस n बाई n माइनस 1। तो ये मुझे बेसिकली इसको अगर वैसे इतनी डिटेल में समझाने की ज़रूरत तो नहीं है, खैर जो भी है, बस मेरा ख्याल है इस हद तक सही है, इसकी डेरिवेशन वगैरह पे नहीं आता। खैर, अच्छा कि ये स्क्वायर कब होगा, स्क्वायर रूट कब होगा, ये आगे जाके बात करेंगे जब स्क्वायर रूट आना शुरू होगा। अच्छा, तो ये बात हो गई ई ऑफ एक्स और वेर ऑफ एक्स की। अब इसके अंदर एक अप्रॉक्सीमेशन प्रॉपर्टी है कि जब सैम्पल साइज़ पॉपुलेशन के रिलेटिव बहुत ही छोटा होता है तो फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या आप वापस रख रहे हो या नहीं रख रहे। लेट्स से अगर 1000 डिफरेंट पेन है, उसमें से कोई 100 पेन एक किस्म का है और 900 पेन एक किस्म का है, आप वापस, और आप ट्राइज ही 2-3 कर रहे हो, अगर इस तरह का कोई केस है तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप वापस रखते या नहीं रखते, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इतनी इफेक्ट होगी ही नहीं। तो उस केस के अंदर एच जो है ना वो बी को अप्रोच करना शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इन दोनों से डिफरेंट है, क्योंकि वो सारी बातें थी कि आपको सैम्पल स्पेस 2 चाहिए। यहाँ पे कोई सैम्पल स्पेस 2 इस तरह की कोई बात नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ ना एक बताया हुआ है कि एवरेज रेट ऑफ अकरेंसेस ये है, और आपसे मैं चाहता ये हूँ कि मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स अकरेंसेस कितनी होगी। मतलब अगर 10 कॉल्स आ रही हैं पर आवर, 11 कॉल्स आने की कितने चांसेस हैं, ये पूछा हुआ। इस तरह के सवालों के अंदर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होती है। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम पी यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, और इसके अंदर एक ही पैरामीटर होता है जो है हमें गिवन एवरेज जो प्रोवाइडेड है, और उसका फॉर्मूला यही है, म्यू पावर ऑफ एक्स इंटू यूलर्स नंबर पावर ऑफ माइनस म्यू होल बाय एक्स फैक्टोरियल। तो ये आपके पास फॉर्मूला शीट होगी पेपर के अंदर, तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो ये बात हो गई। अब म्यू की वैल्यू किस तरह से इफेक्ट करती है, तो जितनी ज़्यादा म्यू की वैल्यू होना शुरू हो जाती है ना, ये उतना ज़्यादा ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह का दिखने लग जाता। मतलब सॉरी वो क्या नाम है, हाँ, उसकी स्क्यूनेस कम होती जाती है जितना ज़्यादा म्यू की वैल्यू बढ़ती जाती है। अब और इसलिए फिर लिखा हुआ है नॉर्मल व्हेन म्यू अप्रोचेस इन्फिनिटी। अब उससे अगर
ऑब्वियसली इन्फिनिटी तो होगा नहीं, तो फिर यूजुअली होती किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है कि हम लेफ्ट पे आ रहे हैं, राइट। अच्छा, तो ये पॉइसॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। इसके बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के सवाल आते हैं, मैंने अभी एक बात कर दी है, लेकिन इसके अंदर एक आध इस तरह की चीज़ भी आ सकती है कि अगर आपके पास लेट्स से कॉल्स वाली एग्जांपल ही ले लेते हैं, 10 कॉल्स पर आवर आ रही हैं, तो फिर 5 मिनट में कितनी आएंगे? तो उसके लिए आप बस अपनी म्यू के जो यूनिट्स हैं उसको चेंज करके मिनट्स में कर लेते हो, पर मिनट्स की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हो, और फिर आप उसको अप्लाई करते हो, फिर आप उस म्यू की वैल्यू को अप्लाई करते हो। अच्छा जी, ये होगी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब आगे आते हैं हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स पर। अब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स के लिए हमें जो पढ़ाई गई हैं उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही आती है, लेकिन इसके अलावा एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है जो बस एक स्ट्रेट लाइन होती है, जिसके अंदर प्रोबेबिलिटीज़ कांस्टेंट होती हैं। तो एक सेकंड, कंट्रोल 1, अगर मैं किताब में जाऊँ तो ये एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात है, लेकिन एक आध पास पेपर मुझे एक दोस्त ने भेजी हुई, तो मैंने मेंशन कर ही दूँ। ये है चैप्टर 6 की पहली हेडिंग 6.1 के अंदर कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इस तरह की ग्राफ की लाइन होती है, और ये हमें मिड 2 में इस तरह का एक सवाल आया था जिसके अंदर 1/b - a वाली प्रॉबिलिटी, हमसे प्रॉबिलिटी का फंक्शन मांगा हुआ था और कहा था कि लाइक बताओ क्या होगा एट्सेट्रा। तो ये वो इस तरह से होता है कि आप अगर उसको कोई रेंज दो कि इस रेंज में क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो आप बस 1/b - a कर देते हो, बकाया सारा ज़ीरो होता है। अच्छा, ये बात हो गई। अब आगे बात है रिक्वायरमेंट्स मीन इक्वल्स मीडियन मोड। हाँ, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है कि दिखने में किस तरह की होती है कि इसके अंदर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। जितना राइट साइड पे जाओगे, अगर मैं इस वाली पॉइंट के ऊपर प्रोबेबिलिटी गेट करता हूँ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेफ्ट साइड पे जो है पॉइंट, उसका भी ऑल्टीट्यूड उतना ही होएगा। तो प्लस ऑफसेट एक्स, लाइक अगर μ2 प्लस अल्फ़ा मैं कर रहा हूँ और μ2 माइनस अल्फ़ा कर रहा हूँ, दोनों की प्रोबेबिलिटी एक जितनी आनी चाहिए। तो ये आइडिया ना, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हो गई, बेल कर्व हो गया, जो भी है। तो जब आपके पास इस तरह से हो तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है, और उसकी प्रोबेबिलिटी, उसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो ये है, f(x) = 1/σ² √2π whole by e whole into e power of -1/2 brackets x minus mu by sigma whole squared। अब ऑब्वियसली दिस इज़ इंसेनली कॉम्प्लेक्स और इसको आप एक्चुअली यूज़ नहीं करोगे, लेकिन इसके अंदर जो देखने वाली बातें वो ये है कि जो यूलर्स नंबर तो कांस्टेंट है, सिग्मा और जो म्यू है वो कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपकी सवाल के साथ चेंज होंगे। तो वो जो है वो हमारे पैरामीटर्स हो गए, और वो म्यू जो है वो एक पोजीशन पैरामीटर है। अगर म्यू की वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो वो बस ऑफसेट हो रही है। तो यहाँ पे μ1 μ2 आप देख सकते हो, सिग्मा बराबर है, तो विथ उतनी है, शेप वैसी ही है, लेकिन बस ऑफसेट हुआ है। तो म्यू ये बताता है। जबकि सिग्मा की जो वैल्यू है ना, अगर वो ज़्यादा हो या कम हो, तो उसमें क्या होता है, अगर स्टैंडर्ड डिवीएशन ज़्यादा हो तो ये वाइडर हो जाती है और इसकी हाइट कम हो जाती है, और अगर स्टैंडर्ड डिवीएशन कम हो तो ये ज़्यादा इस तरह की स्टीप सा बन जाता है कर्व। अच्छा, ये हो गई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब ऑब्वियसली हम ये यूज़ नहीं करते इसका फंक्शन का, ये लेकिन उन्होंने प्रूव किया हुआ एक बड़ी बेसिक सी बात कि स्टैंडर्ड डिवीएशन जो होती है वो सिग्मा के बराबर होगी अगर वेरिएंस इतनी है वगैरह। तो इसको प्रूव करने के लिए, इतनी बेसिक सी बात प्रूव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा लाइक कॉम्प्लिकेटेड किस्म की करनी पड़ेगी इंटीग्रेशन। तो हम एक्चुअली करते नहीं हैं ये। इसकी जगह हम अपना काम बचाने के लिए ना इसको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। तो असल में एक चीज़ होती है स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वो बेसिकली एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही होती है, बट उसका मीन 0 के बराबर होता है और स्टैंडर्ड डिवीएशन 1 के बराबर होती है। और हम किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ना एक स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं इन अ प्रोसेस कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। और उसके अंदर हम ये करते हैं कि तमाम एक्स वैल्यूज़ की जगह उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जी वैल्यूज़ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जी वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंस फ्रॉम मीन होता है, और फिर अगर कोई चीज़ मीन पे है तो वो 0 होगी जी की वैल्यू। तो मीन ऑब्जर्वेशंस जो होंगी आपकी उसकी जी वैल्यू 0 होती है, और स्टैंडर्ड डिविएशन फिर आपको पता है जी की जी वैल्यू होता ही यही है, लाइक एक्स माइनस म्यू बाय एस डे। तो इसलिए ये काम कर जाता है। अब हमारे पास जब स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में आ गया ना,
तो हमें डिफरेंट मीन और डिफरेंट म्यू की वैल्यूज़ जो इस फॉर्मूले को डिफरेंट बनानी थी फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन, वो नहीं हो रहा। अब कांस्टेंट है, अब हमें पता है कि सिग्मा 1 ही होएगा, हमें पता है कि यहाँ पे जी वैल्यू जो आ रही है यहाँ पे जी ही होगी। तो अब एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ जी बन जाता है, और उसके लिए पहले की कैलकुलेटेड चीज़ें जो लोगों ने पहले के इंटीग्रल्स कैलकुलेट किए हैं, हम वो रिजल्ट्स यूज़ कर सकते हैं जो कि जी टेबल के अंदर प्रोवाइडेड होता है। तो अभी कैसे यूज़ करते हैं वगैरह उस पर आते हैं, सवाल देख लेते हैं। तो सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि अ सर्टेन मशीन मेक्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर्स हैविंग अ मीन रेजिस्टेंस ऑफ 40 ohms एंड अ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 2 ohms. Assuming that the resistance follows a normal distribution and can be measured to any degree of accuracy, what percentage of resistors will have a resistance exceeding 43 ohms? तो आपको म्यू दिया हुआ है, आपको सिग्मा दिया हुआ है, आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 43। तो इसका यही प्रोसीजर है कि पहले हम इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे, क्योंकि अभी जो है हमारे पास म्यू और सिग्मा स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में नहीं पड़े हुए। स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर म्यू 0 होता है, सिग्मा 1 होता है। तो हम एक्स की जगह ना हम जी वैल्यूज़ की बात करेंगे। तो अगर मैं जो हमारे पास एक की वैल्यू है एक्स की 43, उसकी मैं जी वैल्यू निकालूं तो मुझे पता चलता है कि 43 की जी वैल्यू 1.5 है, मतलब वो 1.5 स्टैंडर्ड डिविएशंस अबव द मीन है, ठीक है। इस तरह से हो जाता। अब जो है ना, मैं अगले स्टेप पे आऊँगा, वो ये है कि चूँकि ये z और x वैल्यूज़ के अंदर 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस है कि एक x की वैल्यू के लिए एक ही z की वैल्यू आ रही है, एक फॉर्मूले के तहत बनाएंगे, ऑब्वियसली आप देख सकते हो, आप रीअरेंज कर सकते हो। तो इस 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस की वजह से मुझे पता है कि अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ p ऑफ z इज़ ग्रेटर दैन 1.5, ये एक्चुअली बराबर होगा p ऑफ x ग्रेटर दैन 43 के। ये लॉजिकली इक्विवेलेंट बातें हैं। तो अब मैं जो फाइंड करना है ना, वो ये करना है, और इसके लिए मैं यूज़ करूँगा टेबल। अब हम जी वैल्यूज़ की बात करें, इसलिए स्टैंडर्डाइज्ड की बात हो रही है। अब हम एक्स से बाहर आ गए हैं, अब हम ओहम से बाहर आ गए हैं, अब हम एक यूनिटलेस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं जहाँ पे खाली जी वैल्यूज़ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइंड है। तो अब हमारा जो टेबल है ना, वो हमें इस तरह से CDF की तरह की चीज़ देता है। मतलब अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज़ एफ ऑफ 1.5, तो मुझे वो ये देगा लेफ़्ट साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है। लेकिन मैं चाहता राइट वाली चीज़ हूँ कि 43 ओहम से ज़्यादा वाली चीज़ जो कि राइट साइड पे राइट एंड ऑफ टेल, जो राइट टेल है, वो चाहता हूँ। तो इस मसले को सॉल्व करने के लिए मैं ये करूँगा कि मैं, अगर मुझे ये क्वांटिटी पता है और मैंने ये निकालनी है, तो मैं बेसिकली टोटल यानी 1 प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी होगी, 1 ही होगी ना, 1 माइनस इस तरह से कर लूँगा तो मुझे ये पता चल जाएगा। ये है बेसिकली आइडिया, क्योंकि ये जो सारा कुछ है। अच्छा, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि ग्राफ एक्चुअली है किस चीज़ का, मतलब फॉर अ वैल्यू 40 व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट वैल्यू। अगर उसकी प्रोबेबिलिटी हाई है तो ये ज़्यादा स्टीप होगा, अगर प्रोबेबिलिटी लो है, जैसे कि एवरेज 40 है, स्टैंडर्ड डिवीजन कोई 2 की है, तो ऑब्वियसली लाइक 2 ओहम होना बहुत इम्प्रॉबेबल है। तो इसलिए उसकी हाइट बहुत कम है यहाँ पर, ये यहाँ पे ग्राफ में शो किया जा रहा है। तो एरिया अंडर द कर्व लाइक सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ होगा सारा कुछ। तो ये जो है हमें ये देता, हमने ये निकालना है, तो उसके लिए हम टोटल एरिया माइनस गिवन जो नोन एरिया वो यूज़ कर लेता अननोन एरिया निकालने के लिए। तो अब हम इसको टेबल को यूज़ करेंगे। तो हमें पता है कि हमने 1.5 के लिए निकालनी है, और 1.5 वाली अगर मैं रो पे आता हूँ, मल्टीपल वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, तो कौन सी वाली पिक करनी है, मुझे क्या पता कौन सी वाली है। तो ऊपर जो है ना ये 0.00, 0.01, ये आपको सेकंड डेसिमल प्लेस करना बता रही है। तो मतलब ये वाली जो वैल्यू है ना, ये आपको बता रही है 0.10 पे क्या है, ये वाली बता रही है 0.11 पे क्या है, ये वाली 0.150 के बता रही है, ये वाली 0.151 के ऊपर बता रही है। तो हमने 1.5 की बात की हुई है ना, तो आगे कुछ था नहीं, तो हम 0 पर ऑब्वियसली ट्रिवियली कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है, तो ये उसकी जी वैल्यू है। अब हमारे पास जो आई है वो जी वैल्यू आ गई है, सॉरी जी वैल्यू नहीं आई, मैं रिटार्डेड हूँ, प्रोबेबिलिटी आ गई फॉर द गिवन जी वैल्यू। अब ये जो थी, जो मैंने पहले बात की कि आपको टेबल इस फॉर्म में देता है, फिर मैंने बस वही 1 माइनस करके प्रोबेबिलिटी निकाल दी, और एंड पे मुझे पता चला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 43 ओहम इज़ 6.68%। वाओ, डेसिमल के बाद 68 बोला, 68 नहीं बोला, इनसेन। अच्छा खैर, ये जो है यही बस, ये एक बड़ा इजी सवाल है, बस ये इस तरह के आते हैं इसके अंदर।
तो हाँ, अब इसके अलावा एक सेकंड, ये एक एग्जांपल थी उसी सवाल की है, उसी सवाल का की एक एक्सटेंशन है कि अगर हम इसी सवाल के अंदर कहें कि हमारे पास कोई ऐसा परफेक्ट सा टूल नहीं है नहीं जो आपको बता दे कि 43.10002 ओहम्स आ रही हैं। हमारा जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स में बताता है 43 ओहम है या 44 ओहम है। तो उस केस में क्या करना है, तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ रेजिस्टेंसेस एक्सीडिंग 43 ohms, फॉर एग्जांपल 6.11 इफ रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू द नियरेस्ट ओहम। तो इसके अंदर बस आइडिया यही है कि हमें पता है कि अगर 43.5 के ऊपर कोई चीज़ आ रही है वो राउंड अप हो के 44 पे आ जाएगी और 44 इज़ ग्रेटर देन 43। तो इसलिए हम बस ये लाइन यहाँ से शुरू कर देते हैं। ये बस एक एज के सवाल था जो लाइक काबिल ज़िक्र मुझे लगा। ये करके मैं ऑब्वियसली दिखाने नहीं वाला, वही चीज़ है सारी, लेकिन ये आइडिया यहाँ पर कि अगर नियरेस्ट इंटीजर पे है बात हो रही तो ये बेसिकली पता है क्या किया हुआ है, एक डिस्क्रीट वेरिएबल को हम स्टडी कर रहे हैं जो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह की डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। अब हमारे पास डिस्क्रीट टर्म्स के अंदर इसके लिए कोई चीज़ नहीं है, तो हम कंटिन्यूस वाले मेथड से डिस्क्रीट के लिए एक अप्रॉक्सीमेशन बना रहे हैं। ये यहाँ पे हो रहा है, तो ये भी किया जा सकता है इससे, बड़ा लाइक अच्छा तरीका टाइप शर्ट। अच्छा, अब एक सवाल ये दिया हुआ है, द एवरेज ग्रेड फॉर एन एग्जाम इज 74 and the standard deviation is 7. If 12% of the class is given A's and the grades are curved to follow a normal distribution, what is the lowest possible A and the highest possible B? तो आपको बताया हुआ है कि ये 12% जो क्लास है ये एक यहाँ पे इनको A मिला हुआ है, बकाया सारे जो यहाँ पे नीचे वाले होंगे यहाँ पे लेट्स से इस एरिया में यहाँ पे सारे B's होंगे। हमसे पूछा ये हुआ है कि ये जो एज वाली वैल्यू है जो बीच में आ रही है, जो डिस्टिंग्विशिंग लाइन है, थ्रेशोल्ड है ए और बी के, उसको एस्टिमेट करना है हमने। तो ये कैसे करेंगे? अब पहले हमें ये होता था कि हमें लाइन वाली वैल्यू दी होती थी और हमने एरिया निकालना होता था। अब ये है कि हमें एरिया दिया हुआ, हमने लाइन वाली वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम करेंगे रिवर्स यूज ऑफ द टेबल। तो गिवन वही चीज़ें हैं ना कि लाइक म्यू और सिग्मा, लेकिन इस बार हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन सम थ्रेशहोल्ड वैल्यू दी हुआ है, क्योंकि ए आपका कब आएगा, जब आपका किसी एक्स वैल्यू से ज़्यादा ही होगा। तो ये लोअर केस एक्स उस स्पेशल वैल्यू को डिनोट कर रहा है, उस कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं, जिसके ऊपर एज आना शुरू हो जाते हैं और बीज ख़त्म हो जाता है, राइट। तो उस केस के अंदर उल्टा था, हमें एक्स दिया हुआ था 43 ओहम और हमने वो निकालना था समथिंग दिस। इस केस के अंदर हमें ये चीज़ दी हुई है और हमने 43 निकालना, ये बात है। तो इस केस में किस तरह से होगा? तो वही वाली बात कि आपको दिया अभी भी इस टर्म्स में हुआ है। अगर हम टेबल को यूज़ करना चाहते हैं, हमें इस तरह का चाहिए, तो हम इसको 1 माइनस कर देंगे। अब हमारे पास जो आ गई है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर, वो एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, और वो है 0.88। अब हम इस टेबल के ऊपर आए ना, टेबल के ऊपर आए, अब मुझे पता है 0.88 मतलब 88% ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अब मैं देखना शुरू करता हूँ कि अच्छा यहाँ पे 50% ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, यहाँ पे 83% ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर बिहाइंड दिस लाइन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 87.9% ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर बिहाइंड दिस लाइन। अगर 1.17 के ऊपर लाइन ड्रॉ की जाए और 1.18 के ऊपर 88.10% है, तो इन दोनों की मैं एवरेज ले लूँगा ना, तो मुझे फ्लैट आउट 88% वाले पता चल जाएगा। तो ये अब मैं देखता हूँ किस रो में है, ये 1.1 वाली रो में है और ये रफली 7 और 8 के दरमियान में आ रहा है 88, राइट। तो ये बन जाएगा 1.175। इससे मुझे पता चलता है कि जी वैल्यू जो है वो 1.175 के ऊपर अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो 12% एरिया कवर होगा। मतलब ये जो लाइन है, अगर ये इस लाइन, ये जो पॉइंट है जिसके ऊपर ये लाइन ड्रॉ हो रही है, अगर ये मीन से एग्जैक्टली 1.175 स्टैंडर्ड डिविएशंस आगे होगा, सिर्फ तब ये होगा। तो अब इस इंफॉर्मेशन से हम एक्स की कॉन्क्रीट वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि जी वैल्यू का हमने फॉर्मूला देखा हुआ पहले भी। तो उससे हमें पता चल जाता है कि 82.225 आ रहा है। तो इससे ये पता चल जाता है कि 82 के ऊपर बीज आ रहे होंगे, 83 के ऊपर एज आ रहे होंगे। तो इस तरह से हमने ये लाइन एस्टिमेट की है।
अच्छा, अगर आपको समझ नहीं आई कि जी टेबल्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो अब पीछे वाली एग्जांपल के साथ मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगा कि अगर हमें जी वैल्यू को हम किसी की बात कर रहे हैं, टेबल हमें बताता है कि ऑल लेस देन और इक्वल टू जी, मतलब वही वाली ओहम्स वाली एक एग्जांपल ले लेता है कि ये है, तो 43 ओहम्स आने की और उससे कम आने की तमाम की प्रोबेबिलिटीज़ का सम जो है ना, वो आपको बताता है। तो ये उन तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का सम है, इसीलिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कभी भी जाके आपको डिक्रीजिंग नहीं होएगी प्रोबेबिलिटी यहाँ से, ये यहाँ पे हो रहा हो। तो यहाँ पे जो है ना, ये परसेंट लिखा हुआ है कि 61.79% लाइक प्रोबेबिलिटी है कि आपकी सारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो 0.3 स्टैंडर्ड डिविएशंस, लाइक अगर मैं लाइन इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, ये मेरा बेल कर्व है, राइट, ये मेरा मीन है, और जी वैल्यू में लेट्स से यहाँ पे 0.5 की बात कर रहा हूँ, तो ये 0.5 के ऊपर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये जो सारा रीजन है, ये कितनी परसेंट ऑफ टोटल एरिया होगा इस कर्व का, तो वो यहाँ पे बताया हुआ है कि 69% होगा। डैम नाइस। अच्छा, तो इसीलिए हम इसको रिवर्स यूज़ कर सकते हैं कि जब हमें 12% दिया हो, यानी 88% दिया हो, तो हम देख लेते हैं कि ये कौन सी लाइन होगी जिसके ऊपर होगा। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। अब कुछ फाइनल डिटेल्स हैं, ऊपर से एक्स्ट्रा बातें हैं, एमसीक्यूज़ में ज़्यादा आ सकती हैं कि अगर म्यू प्लस माइनस एक स्टैंडर्ड डिविएशन की हम बात कर रहे हो ना, तो वो 68.3% है। मतलब अगर मेरे पास ये है बेल कर्व, ये है उसका मेन सेंटर से, और लेट्स से उसका स्टैंडर्ड डिविएशन होगी कोई, अगर ये एक्स है, कोई इतनी की रख लो, ये प्लस सॉरी माइनस अल्फ़ा हो गया, माइनस अल्फ़ा नहीं, माइनस सिग्मा हो गया, ये प्लस सिग्मा हो गया, प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला, इसका कितना एरिया होगा, ये इसके इस तरह की चीज़ों में। अगर आपको इस तरह के सवाल आते हैं ना, मतलब रेंज बेस्ड, तो उसके अंदर आपको पता है क्या करना है। आपने इतने वाले एरिया का निकाल लेना, और उसके बाद आपने इतने वाले एरिया से माइनस कर देना, तो आपको दरमियान वाला रीजन मिल जाएगा, राइट। कॉमन सेंस है, तो ये बस ड्रॉ कर लेना साथ। खैर, उन्होंने बस इसके लिए कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं, देखनी है तो देख लो कि अगर विद इन 1 स्टैंडर्ड डिवीएशन इस रीजन की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर 68.3% ऑब्जर्वेशन आपकी लाई कर जाते हैं। जबकि अगर आप -2 सिग्मा प्लस 2 सिग्मा वाले एरिया की अगर बात करो, तो 95.5% आ जाते हैं। और अगर आप 3 स्टैंडर्ड डिविएशंस की बात करो, तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग हो जाती है। और इसीलिए जब आपका जी टेबल ना -3 और 3 के आगे बना ही नहीं हुआ, तो अगर कभी आपकी जी वैल्यू 4 वगैरह आ रही है, तो क्या करना, तो आपने इस तरह से इस बेसिस के ऊपर कह देना कि अगर बहुत ही छोटी आ रही है वैल्यू, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो फिर आप उसको कहोगे कि 0%, अप्रॉक्सीमेटली 0% चांस है ये होने का। और अगर लाइक 3 स्टैंडर्ड डिवीएशन से ज़्यादा है, तो तब भी आप कहोगे कि लाइक इससे कम वाली जो सारी स्टैंडर्ड डिवीएशन है, उसके अंदर तकरीबन सारी ही आ जाएंगे। अच्छा, ये बात हो गई जी टेबल के यूसेज की। अच्छा जी, अब आगे बात आती है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की। तो वही वाली बात के स्टैट्स की दो लाइक दो मल्टीपल ब्रांचेस आप डिवाइड कर सकते हो, डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल। अभी तक हम सारी बातें करते हैं डिस्क्रिप्टिव की, लेकिन अब हम आने वाले हैं कि अब हम सैम्पल को यूज़ करके एक पॉपुलेशन के कुछ पैरामीटर्स के बारे में किस हद तक किस तरह से एस्टिमेट्स निकाल सकते हैं और वैलिडेट कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स वगैरह को। तो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक आता है एस्टिमेशन है, उसके अंदर एग्जैक्ट और इंटरवल एस्टिमेशंस आती हैं। एग्जैक्ट या फिर पॉइंट एस्टिमेशंस जो होती हैं, वो वही थी जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। उसके अंदर कोई स्पेसिफाइड मार्जिन ऑफ एरर नहीं होता, बस एक सिंगल फ्लैट वैल्यू होती है। तो मतलब अगर मेरे पास एक सैम्पल है स्मोकर्स का, जिसके अंदर स्लीप आवर्स वाली जो एग्जांपल थे, उन्होंने बताया लाइक एवरेज स्लीप आवर्स इतने आ रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि मेरे सैम्पल के इतने, तो उसके पॉपुलेशन के भी तकरीबन इतने ही होंगे। ये एक पॉइंट एस्टिमेशन है। लेकिन अगर मैं कहूँ ना कि नहीं, कि इस सैम्पल की बेसिस के ऊपर मैंने डिटर्मिन किया है कि ए से बी तक की रेंज में आ जाएंगी आपकी एक्चुअल पैरामीटर जो है पॉपुलेशन का, तो वो एक इंटरवल एस्टिमेशन होगी। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क यही है कि एक स्पेसिफाइड मार्जिन ऑफ एरर होता है इंटरवल एस्टिमेशन के अंदर, जबकि पॉइंट एस्टिमेट्स के अंदर कोई स्पेसिफाइड मार्जिन ऑफ एरर नहीं होता, बस एक सिंगल बेस्ट गेस होता। अच्छा, तो
पॉइंट एस्टिमेशंस हम करते आए हैं अभी तक। अब हम आते हैं इंटरवल एस्टिमेशंस कैसे करते हैं, स्पेसिफिकली एवरेज के लिए, मतलब अरिथमेटिक मीन के लिए। तो अगर हमने मीन एस्टिमेट करना तो हम ये हैट शो करते हैं कि ये एस्टिमेट है। हैट यहाँ पे हमेशा ये शो करता है कि एक एस्टिमेट हो। तो अगर हम पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिवीएशन जानते हैं ना तो हम जी टेस्ट लगाते हैं, और अगर हम नहीं जानते तो हम टी टेस्ट लगाते हैं। अभी हम फिलहाल प्रिटेंड करते हैं कि जी टेस्ट लगा रहे हैं। तो उस केस के अंदर अगर हमें पॉपुलेशन का साइज़ नहीं पता तो हम बस ये सिंपल सा लगाते हैं, लेकिन अगर पता है तो हम साथ एक फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर भी डाल देते हैं। तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा फॉर्मूला है कि जो सैम्पल का मीन है प्लस माइनस टेस्ट की वैल्यू इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन बाय स्क्वायर रूट n, और आगे जो है ये FPC सिर्फ तब आएगा जब आप पॉपुलेशन को जानते हो। लाइक अगर आपको पॉपुलेशन साइज पता है तो ऑब्वियसली आप करेक्ट करने की कोशिश करोगे ताकि ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएँ, ये वो है बस। इसी तरह टी टेस्ट है, टी टेस्ट के अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन आपको पॉपुलेशन की नहीं पता होती, आप सैंपल की लगाते हो और उसकी जगह जी टेस्ट की जगह हम टी टेस्ट अप्लाई कर लेते हैं। तो अच्छा खैर ये बातें हो गई कि टी टेस्ट कौन सा, कब टी टेस्ट अप्लाई करना है, कब जी टेस्ट अप्लाई करना है। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। अगर स्टैंडर्ड डिवीएशन पता है तो जी टेस्ट, अगर नहीं पता तो ये वाला फॉर्मूला। अब अप्लाई कैसे करना है, ये जो सबस्क्रिप्ट अल्फ़ा बाई 2 है ये क्या है, राइट। तो अल्फ़ा बाई 2 जो है, अल्फ़ा जो है इसके अंदर ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या फिर मार्जिन ऑफ एरर, ठीक है, कि 5% मार्जिन ऑफ एरर हम रख लेते हैं अपना कि यार ऊपर नीचे इतनी हो जाएगी वगैरह, इतनी ऊंच नीच रख लो वगैरह, इस तरह से कर लो। अगर हम ये बेसिकली कॉन्फिडेंस का नेगेटिव है। अच्छा मैं वैसे ये क्लैरिफाई कर ही देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ हो जाता है। काफ़ी सवालों में आपको बताया जाता है कि कॉन्फिडेंस लेवल 95% है, और कुछ में आपको कहा जाएगा कि मार्जिन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है। और कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसके अंदर अल्फ़ा इक्वल्स 1 माइनस 0.95 क्यों करते हैं और इसके अंदर अल्फ़ा इक्वल्स 0.05 क्यों करते हैं। तो इसके पीछे जो रैशनल है ना वो बड़ी सिंपल सी है कि कॉन्फिडेंस लेवल इज़ समथिंग एल्स। अभी उसके ऊपर नहीं आते, अभी हम लेवल सिग्निफिकेंस पे आते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा होता है, ठीक है, एक सेकेंड, अल्फ़ा इक्वल्स लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विच इज़ इक्वल टू मार्जिन ऑफ एरर, और कॉन्फिडेंस लेवल है मार्जिन ऑफ एरर का ऑपोजिट। कॉन्फिडेंस लेवल इक्वल्स 1 माइनस अल्फ़ा, राइट। तो जब भी आपके सवालों के अंदर ये बात आए तो इसमें लाइक अल्फ़ा वगैरह के बारे में यही बात है। खैर अच्छा, अब ये वही बात है फॉर्मूले के बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, अगर आप इस तरह से कर लो, अब तो याद भी नहीं रखने इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास फॉर्मूला शीट होगी। तो इसका सवाल देख लेता हूँ। तो इस सवाल के अंदर हमें बॉडी के अंदर बताया हुआ है कि ये मीन है आपकी, ये सिग्मा है, ये सैम्पल साइज़ है, और आपका जो 95% प्रेडिक्शन इंटरवल। अब आपको 95% कहा हुआ है, इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है या कॉन्फिडेंस है। तो भाई कॉमन सेंस की बात है कि कौन चाहेगा 95% लेवल ऑफ मार्जिन ऑफ एरर, राइट। यूजुअली आप 5% के करीब ही चाहोगे, आप चाहोगे मार्जिन ऑफ एरर छोटा सा हो। कोई पागल ही होएगा जो आपको कहेगा 5%। अगर आपको स्पेसिफाई नहीं किया हुआ और आपको कहा हुआ है कि इतना परसेंट एस्टिमेट निकालो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इतने % कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, 95% कॉन्फिडेंस प्रेडिक्शन इंटरवल, राइट। ये बात है यहाँ पर। तो अच्छा, अब हमने निकालना है लाइक म्यू एस्टिमेट। तो उसके लिए स्टैंडर्ड डिवीएशन पॉपुलेशन की हमें पता है, तो इसलिए जी टेस्ट लगेगा। हमें सैम्पल साइज टोटल नहीं पता, इसलिए FPC से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और बस ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे, और काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब बात आ जाती है जी की, 0.025 आ रहा है। ओ भाई मैंने इतना ज़्यादा देर तक बात दिया। हाँ अच्छा, तो अल्फ़ा बाई 2 0.05 की जगह 0.025 बन गया। और अब जो है हम देखेंगे 0.025 टेबल में कहाँ पे आ रहा है, मुझे यहाँ पे मिल गया, राइट। तो मैं अब रो देखूँगा, रो है -1.9 वाली, कॉलम है 0.06 वाला, तो -1.96। ये मैंने यहाँ पे जी की वैल्यू डाल दी कि जी की इस वैल्यू के लिए अल्फ़ा बाई 2 आंसर आएगा, राइट। और फिर मैंने इसको जब पुट किया तो मुझे पता चला कि म्यू का एस्टिमेट ये है।
या फिर अगर आप रियल वैल्यूज़ में ज़्यादा तो इस तरह से कि ये इस इंटरवल के अंदर लाई करेगी पॉपुलेशन का मीन। तो ये हमारे इंटरवल बेस्ड एस्टिमेशन होती हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, बस रिवर्स यूज ऑफ द टेबल ही है जो हमने पहले बात की थी। और फॉर्मूला वाला भी बड़ा सिंपल है कि कौन सा कब अप्लाई करना है, कुछ भी खास देखने वाला नहीं है। बस अब टी वाला भी दिखाता हूँ क्योंकि टी आपके लिए नया होगा, शायद आप डर रहे हो। तो यहाँ पे भी 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का हुआ है, तो इसलिए हम मार्जिन ऑफ एरर या फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 रखेंगे। और खैर अच्छा ये बात हो गई। स्टैंडर्ड डिवीएशन हमें पॉपुलेशन नहीं पता, आपको सैंपल की दी हुई है, इसीलिए टी टेस्ट लगेगा। अब टी टेस्ट लगेगा तो ये फॉर्मूला है, आपके पास टोटल सैम्पल साइज़ भी नहीं पता, सॉरी टोटल पॉपुलेशन साइज़ भी नहीं पता, इसलिए आप एफपीसी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। फिर अब आपने बस चेक करना है 0.025 टेबल के अंदर कहाँ पे आ रहा है, राइट। तो इसके अंदर आपको रिवर्स यूज़ नहीं करना पड़ता, इसके अंदर ये बना ही ऐसे हुआ है, बिल्ट डिफरेंट फॉर रियल। तो इसके अंदर जो ये कॉलम्स हैं उसके अंदर अल्फ़ा की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं कि 0.4 के लिए, 0.3 के लिए, 0.1 के लिए, 0.5 के लिए, 0.025 जो हमारा है उसके लिए। तो हम इस कॉलम को देखेंगे, लेकिन अब हमने इसमें से कौन सी वैल्यू देखनी है, तो बहुत ज़्यादा है। ये वी क्या है, तो वी जो है ना वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। अब हम फ़िलहाल वी जो है n-1 हमेशा पुट करेंगे, ठीक है। v इज़ ऑलवेज इक्वल टू n-1। आगे जाके मैं बताऊंगा कहाँ पे जाके कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन आप अगर पूरा पेपर n-1 वाली असम्पशन के साथ भी कर लो ना, सिवाय एक सवाल के, तो सारा पेपर बिल्कुल सही होगा। तो आपने बस जब भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात आए आपने हमेशा n-1 डाल देना। तो यहाँ पे n हमें पता है कि n ये आपको कुछ वैल्यूज़ नहीं मिला, 9.8, 10.2, जिससे हमने खुद वैल्यूज़ निकालनी है मीन की और स्टैंडर्ड डिविएशन के। तो यहाँ पे मेन वो सैम्पल साइज़ हमारा था 7, तो उसको बस 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, 6 निकाल दिया। तो अब हम देखेंगे कि 6 वाले के आखिरी कॉलम पे वैल्यू आ रही है 2.447। तो ये हमने वैल्यू डाली है टेबल वैल्यू। तो टी टेबल के अंदर बस ये फ़र्क है जी टेबल से कि उसके अंदर हम जी टेबल के अंदर रिवर्स यूज़ कर रहे होते हैं, इसके अंदर डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अल्फ़ा वगैरह के को दिमाग में रख के ही बनाया सारा कुछ। सही हो गया। अच्छा, और उसके अंदर आपको वो 0.88 वाली शिट करनी पड़ रही थी, नहीं वैसे नहीं करनी पड़ी थी, हाँ सही है, ठीक है। अच्छा, ये बस उसको सॉल्व किया हुआ आगे मज़ीद वैल्यू पुट करके कि ये एस्टिमेट्स आ रहे हैं। तो इस तरह से ये जी टेस्ट और टी टेस्ट होता। अब आ जाता है आगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग का टॉपिक। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर हम ये करते हैं कि एक क्लेम लेते हैं पॉपुलेशन के किसी पैरामीटर के बारे में, कि हम कहेंगे कि द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ ह्यूमन इज 63 पॉइंट समथिंग ईयर्स, राइट। अब हमने चेक करना है कि क्या ये क्लेम सही है या नहीं है, यूजिंग अ सैम्पल फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। मतलब कोई बंदा कहता है कि यार हमने मेजर किया ये है, हम कहते हैं यार मैं आई डोंट बिलीव यू, फक यू यार, लाइक मैं खुद टेस्ट करूँगा, और आप अपना सैम्पल लेते हो और आप अपने रिजल्ट्स कंपेयर करते हो। ऑब्वियसली अब जब भी आप अगर कॉइन टॉस तक को ले लो, आप कोई सैंपल लोगे, कभी भी आपको लाइक फ्लैट आउट 50-50 स्प्लिट नहीं मिलेगा, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता होता है। लेकिन वो जो थोड़ा सा आगे पीछे है वो कितना आगे पीछे होना एक्सेप्टेबल है, राइट। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि यार आपका कॉइन फ्लिप्स का ग्राफ और टेल्स का ग्राफ इस तरह से है, और मैं जो एक्चुअली करता हूँ मुझे पता चलता है कि लाइक इस तरह से आ रहे हैं कुछ वैल्यूज़, और एक लाइन इस तरह की बन सकती है वगैरह। इसकी लाइक कितना डिफरेंस आपके आइडियल सिस्टम से एक एक्सेप्टेबल डिफरेंस है रियलिटी का, कि हम इस लाइन को रिजेक्ट ही ना करता, राइट। ये बात हो रही है। लाइंस की एग्जांपल नहीं देनी चाहिए थी, बट ओके। अच्छा जी, हमने काफ़ी बात कर ली है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, क्यों होती है। तो बड़ा सिंपल सा है, दो हाइपोथेसिस होते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब वैसे टिपिकली नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि मतलब जो आप क्लेम टेस्ट करें उसका ऑपोजिट यहाँ पे हमेशा डाल दो। लेकिन इस केस के अंदर जब हम एक पैरामीटर की वैल्यू की एस्टिमेट्स की बात कर रहे हैं तो तब हम थोड़े से रूल्स फ्लिप कर देते हैं। रूल्स ये होते हैं कि जो भी केस इक्वालिटी वाला है ना वो इधर आ जाएगा, और जो जिसके अंदर इक्वालिटी का सिंबल नहीं आ रहा वो H1 में आ जाएगा। मतलब अगर मैं मेरा क्लेम है कि म्यू इज़ ग्रेटर देन 7, तो मैं लिखूँगा H0 इक्वल्स इस तरह से म्यू
नॉट अगर मैं कह रहा हूँ म्यू नॉट इज़ ग्रेटर देन 10, तो ये मेरा क्लेम है। इसकी नेगेशन ये होगी कि म्यू नॉट इज़ लेस देन इक्वल टू 10। अब जिसमें इक्वल टू का सिंबल आ रहा है ना, वो मैंने हमेशा एच नल में डालना, और फिर दूसरा वाला बाय डिफ़ॉल्ट एच ऑल्टरनेटिव बन जाएगा या H1 बन जाएगा। ए भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, राइट। आप दोनों तरीक़ों से देखोगे। खैर, और अगर इसी तरह से मैंने कहा होता कि म्यू इज़ इक्वल टू 10, अगर मेरा ये क्लेम है, इसको मैं टेस्ट कर रहा हूँ, तो वो एच नल में आएगा। जबकि यूजुअली ऐसे नहीं होता। यूजुअली ये होता है कि हम ना जो क्लेम टेस्ट कर रहे होते हैं वो H1 में डाल देते हैं और उसकी नेगेशन H नल में डाल देते हैं। लेकिन जब हम पैरामीटर्स की टेस्टिंग की बात कर रहे होते हैं तब ये स्टैंडर्ड फॉलो होता है इक्वालिटी के लिए। अब हम आगे जब आएंगे उसके ऊपर सिग्निफिकेंट लेवल वो रिग्रेशंस वगैरह के अंदर, तब आपको ये बातें रिलेवेंट लगेंगी। फिर अब सेकंड स्टेप है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफाइन कर लो। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? अगर आपको नहीं प्रोवाइडेड तो आप 0.05 हमेशा अस्यूम कर लेते हो, ठीक है। उसके बाद आप एक अप्रोप्रिएट टेस्ट अप्लाई करते हो। तो ये जो है ना जी टेस्ट टी टेस्ट, ये आपको पता है ये कब लगना है। अगर सिग्मा की वैल्यू नोन है तो जी लगेगा, अगर आपको नहीं पता और आपको खाली सैम्पल की स्टैंडर्ड डेविएशन पता है तो आप टी टेस्ट लगाते हो। अब ये म्यू नॉट क्या है? ये म्यू नॉट वो कांस्टेंट है जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं कि म्यू की वैल्यू इसके बराबर है या इससे ज़्यादा है या नहीं है। तो मतलब जैसे मैं म्यू ग्रेटर देन 10 वगैरह वाली एग्जांपल्स दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा उस एग्जांपल के, ठीक है। अभी हम सवाल करेंगे तो समझ भी आ जाएगा। अब उसके बाद जब हमने ये जी वैल्यू निकाल ली है या टी वैल्यू निकाल ली है, तो दोनों केसेस के अंदर यही है कि बस जी की जगह टी लिख दो यहाँ पे। खैर वो ये है कि जी लेस देन इक्वल, लाइक 2 केसेस होते हैं टेक्निकली स्पीकिंग, वैसे तो 3 है। एक हो गया टू टेल्ड केस, वैसे टेक्निकली स्पीकिंग नहीं, बेसिकली स्पीकिंग, टेक्निकली स्पीकिंग 3 है। अच्छा खैर, ओके, व्हाट द फक, इनसेन टेंजेंट अभी। अच्छा, तो 3 पॉसिबिलिटीज़ है ना कि आपके ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है उसके अंदर इनइक्वालिटी का केस है, उसके अंदर लेसर का केस है या ग्रेटर का केस है, क्योंकि इक्वालिटी तो हमेशा हमने एच नल में डालने हैं। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लाइक कॉम्बिनेशंस के। अब ओके, अगर हम कंसिडर ये कर रहे हैं कि इक्वालिटी का केस है, राइट, मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे पास जो क्लेम प्रेजेंट किया गया है वो म्यू इज़ इक्वल टू 10, ये क्लेम है, मैंने इसको टेस्ट करना। तो एच नल के अंदर म्यू इक्वल्स 10 आ गया और H1 के अंदर म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 10 आ गया, राइट। अब मैं अपना सैंपल लेता हूँ, मैंने उसकी जी वैल्यू वगैरह कैलकुलेट की है जो बेसिकली क्या है, डिफरेंस फ्रॉम म्यू नॉट है, राइट। नीचे जो मर्जी हो, बकवास है वो। तो मेरा सैंपल आपकी कही हुई बात से कितना डिफर हो रहा है ये बताता है। अगर जी की वैल्यू नेगेटिव है तो मतलब आपकी जो वैल्यू है वो उनकी कही हुई वैल्यू से कम आ रही है, और अगर जी की वैल्यू पॉजिटिव है आपके जी की, तो इसका मतलब है कि क्या नाम है अपना, लाइक आपका सैंपल जो है वो ये शो करे कि म्यू की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए म्यू नॉट से, राइट, उनके स्टेटेड म्यू नॉट से। अब सेंटर में अगर उनका म्यू नॉट है और यहाँ पे मेरी एक्स की वैल्यू यहाँ पे कहीं फॉल कर रही है, राइट, इधर कहीं कर रही है, जैसे इधर, तो आई थिंक काइंड एक्सेप्टेबल है। लेकिन पास्ट अ पॉइंट अनएक्सेप्टेबल होना शुरू हो जाता है। अगर आप लाइक इतना दूर आ जाओ लाइक सेंटर से कि यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे है, लेकिन आपका सैंपल यहाँ पे जाके आ रहा है, ऑब्वियसली थोड़ी बहुत तो लाइक चलता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, क्योंकि सैंपल्स वगैरह इतने अच्छे मेजर्स नहीं होते हैं हमेशा। कुछ सैंपल्स मिस रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकते हैं, कोई और मसले भी हो सकता है, राइट। तो हम इतने कॉन्क्रीटली नहीं कह सकते, लेकिन पास्ट अ सर्टन पॉइंट, पास्ट अ सर्टन थ्रेशोल्ड हम कहेंगे यार व्हाट द फक यार, लाइक ये हो ही नहीं सकता, क्या मुंगी मारी आपने, राइट। तो वो जो पॉइंट है वो क्रिटिकल रीजन है, ठीक है। और वो इसके लिए फिर ये चीज़ें आ जाते हैं कि काफ़ी इंट्यूटिव है। मतलब अगर आप एच नल में कहा यह जा रहा है कि म्यू की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू म्यू नॉट है, वो इस रीजन में बिलोंग करती है, सॉरी इस रीजन में बिलोंग करती है, क्लेम ये है। थोड़ी बहुत आपका एक्स की वैल्यू यहाँ पे भी आ जाती है आपके सैंपल के अंदर, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इधर जाके आ रही होगी तो आप कहोगे यार लाइक व्हाट द फक, ये तो नहीं है ना, राइट, लाइक ये है, ये क्रिटिकल रीजन है और ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, लिटरली दैट्स इट। तो ये बात हो गई हाइपोथेसिस टेस्टिंग की। अब इसका एक सवाल कर लेते हैं।
ओ हाँ सॉरी, उससे पहले एक एक्स्ट्रा एमसीक्यू है, वो ये है कि टाइप 1 और टाइप 2 एरर क्या होता है। तो ये सारा कुछ एच नल के रिलेटिव डिफाइंड है, ठीक है, कि अगर एच नल ट्रू है और आप उसको रिजेक्ट कर देते हो तो वो टाइप 1 एरर है, कि आप एक सही चीज़ को गलत कह रहे हो। और एक टाइप 2 एरर तब होता है जब आप एक गलत चीज़ को सही कह रहे हो। सही है, तो ठीक हो गया। ये बस एक एमसीक्यू है, ये रट्टा है लमाओ। अच्छा खैर, अब सवाल करते हैं। A manufacturer of sports equipment has developed a new synthetic fishing line that the company claims has a mean breaking strength of 8 kilograms with a standard deviation of 0.5 kilograms. Test the hypothesis that mu is equal to 8 kilograms against the alternative that mu is not equal to 8 kilograms. If a random sample of 50 lines is tested and found to have a mean breaking strength of 7.8 kilograms, use 0.01 level of significance. अच्छा, अब म्यू नॉट, सिग्मा, एन, एक्स बार, अल्फ़ा, ये सारा कुछ आपको दिया हुआ है। आपने बस ये देखना है इस ब्रो कैपिंग, राइट, लाइक क्या ये होल्ड करता है उनका क्लेम कि 8 किलोग्राम्स म्यू है। मतलब वो जो है, क्या ये जो आपका म्यू, आपके जो एक्स बार है 7.8 और 8, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा, लेकिन मैथमेटिकली स्पीकिंग क्या ये इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है कि हम कह सकें कि आप गलत कह रहे थे, या फिर अभी तक एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर लाई कर रहा, राइट। तो उसके लिए हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे कि एच नल इक्वल्स ये वगैरह। तो म्यू नॉट की जगह हम यहाँ पे 0.5 पुट कर देंगे कि एच नल हो गया म्यू इज़ इक्वल टू 0.5, H1 इक्वल्स H1 इज़ म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0.5, सॉरी 0.5 नहीं, मैं रिटार्ड हूँ, 8 किलोग्राम। तो यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यूज़ आप पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा 8, भरोसा रखो 8, इस तरह से हो जाएगा। तो फिर आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखते हो, वो पहले की डिफाइंड है तो आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आप जी वैल्यू निकालते हो फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला आपको याद ही है कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि मेरे सैम्पल माइनस देयर थिंग डिवाइडेड बाय सिग्मा बाय स्क्वायर रूट एन। ये आपको फॉर्मूला शीट में होपफुली दिया होगा, अगर नहीं दिया हुआ देन काइंड ऑफ कुक्ड वैसे, क्योंकि मैं फॉर्मूला शीट पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहा हूँ, मैं कोई फॉर्मूला नहीं याद कर रहा। खैर, अच्छा, तो z इक्वल्स -2.828, ये हमारे पास जी वैल्यू आई है। अब हमने ना देखना है कि क्रिटिकल रीजन क्या है और क्या ये उससे बाहर है, ये ज़्यादा। तो चूँकि ये क्वालिटी का केस है, ये 2 टेल टेस्ट होएगा इसका, तो ये -α/2। अच्छा, मैं एक बात वैसे बताना भूल गया था, 2 टेल टेस्ट के अंदर हम α/2 डालते हैं, राइट, क्योंकि लेवल ऑफ एरर हम इतना रख लेते हैं कि चलो हम लेवल ऑफ एरर को ना बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करें ऑन बोथ साइड, जबकि यहाँ पे हम एक ही साइड पे लेवल ऑफ एरर रख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे अल्फ़ा आ रहा है और वहाँ पे α/2 आ रहा है। ये भी इस तरह से समझा जा सकता। तो ये मैंने पहले डिटेल नहीं शेयर की थी तो मैं अब कर रहा हूँ। खैर, अच्छा, तो ट्विन टेल्ड केस है, इसलिए हम पहले z 0.01/2 के लिए टेबल वैल्यू निकालेंगे जो कि होती है -2.575, राइट। तो अब हम उसके साथ कंपेयर करेंगे, नज़र आ रहा है कि ये उससे कम है, मतलब नेगेटिव वाले केस से भी कम है, तो ये आउटसाइड द एक्सेप्टेबल थ्रेशोल्ड चली गई है। तो इससे ये पता चलता है कि जो भी ये मैन्युफैक्चरर्स वाले ब्रो थे वो झूठ बोल रहे थे, राइट, कि अब एक्सेप्टेबल रेंज से बाहर चला गया। तो हम कॉन्क्रीटली कह सकते हैं, दिखने में तो बड़ा लग रहा है कि यार इसमें क्या मतलब 0.2 किलोग्राम का फ़र्क है, चलता है, शायद वो सैंपल वगैरह में मसला था, लेकिन अगर आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01 रख रहे हो तो फिर आप यही कहोगे कि देयर क्लेम डज़ नॉट होल्ड। उसके बाद अगला जो एक एग्जांपल है, उसके अंदर सारा कुछ वही है, बस सिग्मा नोन की जगह अननोन है, उसके अंदर बस टी टेस्ट अप्लाई करना पड़ रहा है, उसके अंदर बस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वाला मजाक देखना है, वरना आपको जैसे पहले वाले सवालों में किया था वैसे ही है, लिटरली सारा कुछ वही है। क्रिटिकल रीजन के अंदर जी की जगह टी आ जाएगा, और जब आप टी टेस्ट यूज़ करो तो आपको बस वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का पता होना चाहिए कि बस n-1 कर देना। खैर, उसके बाद आ जाता है सिंपल लिनियर रिग्रेशन, ठीक है। अब ये बेसिकली यही शो करता है कि दो वेरिएबल्स आपस में किस हद तक रिलेटेड हैं। रिग्रेशंस तो यही होता है ना, लाइक आप एक इक्वेशन बनाते हो जो बताती है कि इस तरह से रिलेटेड है कि अगर y का एस्टिमेट मैं बता रहा हूँ, राइट, तो a प्लस बी एक्स, इस तरह से मैं लिखता हूँ। यहाँ पे जो a है इसको कहते हैं, मैं भूल गया क्या कहते हैं इसको रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। ये एक्चुअली ज़रूरी है, वो बकवास है वैसे, ऑफसेट है, जो मर्जी कह लो।
इंटरसेप्ट कहते हैं सर, और उसे स्लोप कहते हैं, या फिर रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। अच्छा, तो ये बात हो गई। अब इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, वाई की वैल्यू पता चल रही है इन टर्म्स ऑफ एक्स, राइट। तो यहाँ पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, बड़ी सिंपल सी बातें आप लोगों को पहले ही पता है। और अगर आपने क्या नाम है a की वैल्यू निकालनी है तो बड़ा सिंपल है, बस एवरेज y माइनस b एवरेज एफ एक्स, राइट, कुछ ख़ास नहीं है। और उसके बाद b की वैल्यू निकालनी है तो b के लिए एक एक्चुअल इक्वेशन है लंबी सी, लेकिन आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास फार्मूला शीट होगी। इसी तरह से आर का एक फार्मूला है, जो आर होता है वो होता है बेसिकली जो शुरू में हमने किया था ना, लाइक एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस का जब हम टॉपिक कर रहे थे मिड 2 के एंड पे, राइट, यहाँ पे जाकर कि कोवेरिएंस वगैरह वाली चीज़ें जो हैं, ये रहा कोवेरिएंस और कोरिलेशन, राइट। तो कोवेरिएंस होता था सिग्मा एक्स वाई, जबकि कोरिलेशन सिग्मा एक्स वाई बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, राइट। और पॉपुलेशन के लिए इसके लिए हम रो यूज़ करते थे, सैम्पल के लिए हम लोअर केस आर यूज़ करते थे, राइट। तो ये टॉपिक्स थे। इसके अंदर कुछ ख़ास नहीं है, इसके बड़े सिंपल से सवाल आते हैं। मतलब आपको एक टेबल सा दे देते हैं, राइट, कि ये एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है और ये सेल्स हैं, और आपने बस इसके बीच में एक रिग्रेशन इक्वेशन ड्रॉ करनी है, राइट, उसकी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। क्योंकि जब हम सिंपल लिनियर रिग्रेशन कर रहे होते हैं, लिनियर का मतलब है कि दीज आर लिनियरली रिलेटेड, मतलब एक लाइन के ऊपर मैप हो सकता है, राइट, यूँ। और सिंपल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर खाली दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। अगर मल्टीपल होते तो फिर वो एक मल्टीपल रिग्रेशन होता, मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन या मल्टीपल क्वाड्रेटिक रिग्रेशन या जो मर्जी किसी भी किस्म का हो सकता है। यूज़ द रिग्रेशन टू प्रोजेक्ट सेल्स फॉर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट एस 35। अच्छा, तो बड़ा सिंपल सा है कि आपने ना बस लिटरली इक्वेशन, ये आपके पास सारी फॉर्मूले आपके पास पड़े होंगे शीट पे, आपने बस फॉर्मूले अप्लाई करके ए की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है, एंड दैट्स इट, रिग्रेशन लाइन मिल गई। अब अगर आपने पार्ट बी इसका सॉल्व करना तो $35 के लिए आप x की वैल्यू 35 डाल दोगे, a प्लस बी की आपने वैल्यू निकाल दी हुई है, तो आपको y का एस्टिमेट मिल जाएगा। फिर स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप जब कहा होता है तो आपसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट मांगा होता है, और अगर कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहा हो तो वो r² होता है, ठीक है। तो बड़े सिंपल सी बातें हैं, बस ये एक एक्स्ट्रा टर्म थी, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, और एक ही चीज़ पूछने का एक और तरीका स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप क्या होती है, तो वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट डाल देते हैं, राइट। अगर आपने इसको एक्चुअली सॉल्व करना होगा कागज़ पे तो आप इस तरह से यूजुअली लाइक कॉलम्स बना देते हो, एक्स वाई का, x² का, y² का, और बाद में जाके एंड पे समेशन का भी यहाँ पे एक टोटल का भी बना दोगे इधर, राइट। तो इस तरह से आप कुछ कर लोगे। तो बड़े सिंपल से सवाल होते हैं, इसके अंदर कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो उसके बाद एक एक्स्ट्रा जो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की बात ही हो रही है, तो एक्स्ट्रा जो उसका फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस बाय टोटल वेरिएंस, या फिर एक्सप्लेन्ड वेरिएंस बाय टोटल वेरिएंस। अब ये क्या होता है, राइट, ये टोटल एक्सप्लेन वगैरह ये क्या होता है? तो टोटल वेरिएंस इक्वल्स एक्सप्लेन्ड वेरिएंस प्लस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस, बड़ी इंट्यूटिव सी इक्वेशन है, राइट। कि एक्सप्लेन्ड वेरिएंस वो होती है जो आपका रिग्रेशन मॉडल लाइक एक्सप्लेन कर सकता कि हाँ ये मीन से डिफरेंट है, लेकिन ये इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि एक्स की वैल्यू डिफरेंट है, और वो इस फॉर्मूले के थ्रू आप निकाल सकते हो। अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस है कि मतलब वो जो थोड़ी सी ऊपर लाइक एक आध नंबर्स की ऊंच नीच हो जाती है ऑब्जर्व्ड रियलिटी के और आपके एक मॉडल के दरमियान में, राइट। ये वो चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, या फिर आप कोई फैक्टर मिस कर रहे होगे शायद, इसकी एक वजह ये हो सकती है, या फिर कोई नेचुरल रैंडमनेस होगी, राइट। अच्छा, तो टोटल वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सम ऑफ स्क्वायर टोटल, एक्सप्लेन वेरिएंस का होता है सम ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन, अनएक्सप्लेन्ड का होता है सम ऑफ स्क्वायर एरर। अभी सम ऑफ स्क्वायर क्या है? तो सम ऑफ स्क्वायर इसलिए क्योंकि ये दोनों ये सारे जो है ना सिग्मा के अंदर होते हैं, सम ये हो गया, स्क्वायर ये हो गया कि ये ब्रैकेट्स के अंदर है जो एंड पे रिजल्ट स्क्वायर हो रहा है। और फिर अब आ जाते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है। तो ये टोटल वेरिएशन है, ऑब्जर्व्ड रियलिटी की मीन्स है, ये है एस्टिमेटेड की मीन्स है, मतलब ये मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और ये है
ऑब्जर्व की आपके एस्टिमेट के साथ, ये एरर है कि आपका एस्टिमेट कितना गलत है, राइट और इन दोनों की एडिशन आप कर लो तो आपको एंड पे टोटल वेरिएंस मिल जाती है। तो ये हम कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएशन, इसको अनोवा कहते हैं। अब अनोवा को यूज़ करके हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी कर सकते हैं, और हाइपोथेसिस में क्या होगा कि रिग्रेशन सिग्निफिकेंट है या नहीं है, राइट आपके पास एक इक्वेशन आ जाती है इक्वेशन की रिग्रेशन की, और आपसे पूछा जाता है क्या ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, फाइंड यूजिंग अनोवा मेथड। अब जैसे मैंने पहले बात की थी कि एच नल यूजुअली आपके टेस्टेड हाइपोथेसिस के लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट होता है, तो यहाँ पे बस नॉट सिग्निफिकेंट लगा दिया मैंने, और एच अल्टरनेटिव या H1 जो है मेरा वो है रिग्रेशन इज सिग्निफिकेंट। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफाइन कर देंगे जैसे हमेशा करते हैं, अल्फा हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर Z या T टेस्ट की जगह ना हम F टेस्ट लगाते हैं, और फिर हम क्रिटिकल रीजन डिफाइन करके कंक्लूड वगैरह करते हैं, राइट। तो अब F टेस्ट क्या है, तो F वैल्यू निकालने के लिए पहले हम उसको देख लेते हैं कि F वैल्यू कैसे निकालने। तो उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, इसको ये नोवा टेबल कहते हैं, आपने देखा ही होगा। तो हम अपनी सोर्सेज ऑफ वेरिएशन सारी लिख देते हैं क्योंकि एनालिसिस ऑफ वेरिएशन है, राइट। तो रिग्रेशन, एरर और टोटल, यही है हमारी वेरिएशन सारी। अब इसको हम सम ऑफ स्क्वायर्स लिख सकते हैं, राइट। सबसे पहली जो चीज़ है, ये कॉलम्स से पहले समझ लेते हैं कॉलम्स के अंदर क्या क्या आ रहा है। सोर्स ऑफ वेरिएशन, सम ऑफ स्क्वायर्स, दिस इज़ द लिटरल वैल्यू, राइट। कि रिग्रेशन वेरिएशन कितनी है, एक्सपेंड वेरिएशन यहाँ पे एक एक्चुअल कॉन्क्रीट वैल्यू होगी, जिसके लिए वो SSR वाला फॉर्मूला यूज़ होएगा जो यहाँ पे शेड था, ये वाला। इस फॉर्मूले के थ्रू आप SSR कैलकुलेट करके लिख दोगे यहाँ पर, और यहाँ पे SSE लिख दोगे, राइट। तो सम ऑफ स्क्वायर्स हो गया सबसे पहले, उसके बाद आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिखोगे। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है रिग्रेशन के अंदर हमेशा 1 होती है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ जाने हैं। यहाँ पे हम एक लीनियर रिग्रेशन के साथ, सिंपल लीनियर रिग्रेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो इसलिए एक होगा खाली इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। और आपको पता ही है कि टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमने हमेशा n-1 डालने होते हैं, तो एरर हमने बस वही किया, टोटल माइनस रिग्रेशन, राइट। इस तरह से हमने निकाल लिया। अब हमने अगर इसका मीन स्क्वायर निकालना हो, राइट, तो मीन स्क्वायर क्या होगा, SSR डिवाइडेड बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ R, SSE डिवाइडेड बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ E, राइट। तो अभी तक कुछ मुश्किल नहीं हुआ, तो ये मीन स्क्वायर होता है। इसको हम MSR लिखते हैं, MSE भी लिखते हैं, ये बस उसके फॉर्मूले मैंने उसकी जगह लिख दिए। तो और एंड पे जो F वैल्यू होगी आपकी एक्चुअली, वो आप इन दोनों रिजल्ट्स को डिवाइड कर लोगे आपस में, तो आपको मिल जाएगा MSR और MSE। अब फ्रेंकली मैं यही सोच रहा होता हूँ कि इन्होंने टोटल की रू बनाई क्यों है, लाइक किताब में भी बनी हुई थी, मैम ने भी बनाई थी, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि लाइक एक्चुअली यूटिलिटी क्या है, क्योंकि सारा कुछ यहाँ पे हो रहा है। बट लेकिन वही बात, तो अगर कर रहे हो तो कर लो। लेकिन टेबल के अंदर जो अहम चीज़ें वो ये हैं, राइट। आपने सोर्सेस ऑफ वेरिएशन जो है रिग्रेशन और एरर, उनके लिए सम ऑफ स्क्वायर निकालना है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालना है, उनको डिवाइड कर देना, तो आपको मीन स्क्वायर पता चल जाएंगे, और फिर आपके पास उन दोनों को डिवाइड करना, तो MSR बाय MSE से आपको F मिल जाएगा। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सम ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और उसके बाद रिजल्ट्स को डिवाइड कर दिया, दैट्स इट। ये थोड़ा आपको खुद याद रखना पड़ेगा, ये मेरा नहीं ख्याल आपके पास कोई होएगा कि अनोवा टेबल इस तरह से होता है। फॉर्मूला शीट के ऊपर इतना भी आप रिलाई नहीं कर सकते, थोड़ा सा याद रखना ही पड़ना। तो ये आपको थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा कि पहले ये कॉलम्स कौन कौन से थे, राइट। अच्छा, अब वैसे इतना भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास F वैल्यू का प्रॉब्ली होगा फॉर्मूला, खैर जो भी है। अब क्रिटिकल रीजन पे आ जाते हैं, हमने F वैल्यू निकाल ली अपने, राइट, MSR बाय MSE। तो क्रिटिकल रीजन क्या होगा, व्हेन इज द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू, व्हेन इज इट सिग्निफिकेंट। तो जब आपकी F वैल्यू F अल्फा V1 V2 से ज़्यादा होगी। अब मैंने V1 V2 की जगह उनको लेबल कर दिए। V1 जो होता है ना वो टोटल वेरिएशन है, सो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, और V2 जो है वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर एरर है, राइट। तो अगर हम टेबल को देखें तो यहाँ पे एरर के अंदर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-2 हमने लिखी थी, और टोटल के अंदर n-1 लिखे थे, तो ये n-1, n-2 हो जाता, राइट। तो अगर मेरा सैम्पल साइज 10 है, तो V1 जो होगा वो होगा 9, राइट, और V2 जो होगा वो होगा 8। तो मैं इस वाले सेल के ऊपर बात कर रहा हूँ, राइट, इस तरह से होता है। और अल्फ़ा जो है ये, क्योंकि यहाँ पे 3 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, इसके लिए 3 लाइक
ये 3 डायमेंशनल टेबल तो बना नहीं सकते, तो उन्होंने वो डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए मल्टीपल टेबल्स बनाते हैं कि ये 0.05 के लिए टेबल है, इसी तरह 0.025 के लिए भी आपको टेबल मिल जाएगा वगैरह। ये आपके टेबल्स हो गए, राइट। ये क्रिटिकल रीजन हो गया, और इस तरह से आप हाइपोथेसिस टेस्ट कर सकते हो। जब भी एफ ग्रेटर देन इक्वल टू द गिवन वैल्यू होगा, टेबल वैल्यू होगा, तो आपने कंक्लूड करना है कि इट इज़ सिग्निफिकेंट। मतलब क्योंकि इसको समझ अगर आप भूल जाओ कि यार H0 होगा या H1 होगा, बड़ा इजी थियोरेटिकल तरीका है। ये क्या है? मीन स्क्वायर रिग्रेशन बाय मीन स्क्वायर एरर। मतलब अगर ये वैल्यू f की बड़ी है ना, इसका मतलब है कि टोटल वेरिएशन एक्सप्लेन्ड बाय रिग्रेशन जो है ना, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है टोटल लाइक वेरिएशन एक्सप्लेन्ड बाय एरर से, राइट? काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप 2.7 वगैरह की बात कर रहे हो या 3.7 की बात कर रहे हो, राइट, तो ये बात हो जाती है यहाँ पर। अच्छा, ये हो गया हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूजिंग अनोवा मेथड। उसके अंदर एफ टेस्ट आ जाता है। अब हमारी मैम ने पता नहीं क्यों पी वैल्यूज़ के साथ ऐसे करवाई थी जैसे कि इस ही मेथड के अंदर हों। जस्ट टू बी क्लियर, पी वैल्यूज़ का इस मेथड से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है? पी वैल्यूज से आप यही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। वो इस तरह से है कि आप एफ टेस्ट की जगह पी टेस्ट अप्लाई कर लेते हो, और उसके अंदर आप बस देखते हो कि इज़ पी लेस दैन द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर पी लेस दैन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब पी वैल्यू होती क्या है वगैरह, ये मैं बड़ा ब्रीफली बता देता हूँ। पी बेसिकली है कि ऑब्जर्व्ड जो इवेंट्स हमें नज़र आए हैं, उनके होने के चांसेस कितने हैं अंडर नल हाइपोथेसिस। हम एच अल्टरनेटिव को टेस्ट कर रहे हैं ना, तो हमने कुछ रियलिटीज़ ऑब्जर्व की हैं, ठीक है। जो ऑब्जर्व्ड रियलिटीज़ हैं, इस मेथड से मुझे नज़र आ रहा है कि वो ज़्यादातर एक्सप्लेन कर लेती हैं लाइक ऑब्जर्व रियलिटीज़ को। मतलब मेरा मॉडल ऑब्जर्व रियलिटीज़ को अच्छी तरह से लाइक प्रिडिक्ट कर रहा है। जबकि पी वैल्यूज़ ये देख रहा है कि एक अपने मॉडल को भूल जाओ। अगर आपका मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता, क्या यही रिजल्ट्स जो ऑब्जर्व्ड हैं इसके आने के चांसेस कितने हैं? अगर एक बड़ी कॉमन सी बात है तो आपका मॉडल जो मर्जी कह रहा हो, इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इतना भी कोई स्ट्रॉन्ग मॉडल नहीं है। क्योंकि अगर आपका मॉडल ट्रू हो और ना ट्रू हो, दोनों केसेस के अंदर एक जैसे ही रिजल्ट्स रफली आ रहे हैं, ऑब्जर्व्ड रियलिटीज़ वही हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो पी वैल्यूज़ बेसिकली ये बताती हैं कि probability of the same events if your model is insignificant, ठीक है? तो इसीलिए हम इसको लेस देन अल्फ़ा कर रहे हैं क्योंकि probability of null hypothesis अगर अल्फ़ा से ज़्यादा होगी, अगर एक गिवन थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा होगी, तो हम कहेंगे यार ये सारी चीज़ें तो मैं नल हाइपोथेसिस में ही देख सकता हूँ, आपके मॉडल का क्या फ़ायदा? फिर हम एच अल्टरनेटिव को रिजेक्ट कर देंगे, राइट? अच्छा, उसके बाद आ जाती है एफ टेस्ट वर्सेस टी टेस्ट। अच्छा हाँ, अब आगे ये जो अगला ये जो सारी अभी तक स्टेटिस्टिक्स हमने कवर की है, ये सारी इजी है, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है? फॉर्मूले जो हैं वो आपको मिले होंगे, ये सारा कुछ वेरी इजीली डूएबल है, और इसके अंदर बहुत कम चीज़ें कंफ्यूज हैं। लेकिन अब हम जब अगले टॉपिक में आने वाले हैं ना, उसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा टर्मिनोलॉजी आने वाली है, थोड़ी से ज़्यादा लाइक नई नोटेशंस वगैरह आने वाली हैं, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की वैल्यू चेंज होने वाली है। लेकिन अभी तक हम हमेशा डिग्री फ्रीडम वगैरह n-1 करते थे, लाइक ये चीज़ें दिमाग में रखो। अब जाके ये चेंजेस आने शुरू होने वाले हैं। तो एक चीज़ हमने एफ टेस्ट को देख ली, वो क्या करती है? वो देखती है कि इज़ द मेजॉरिटी ऑफ द ऑब्जर्व वेरिएंस एक्सप्लेनेबल बाय द मॉडल। लेकिन टी टेस्ट ये नहीं चेक करती, वो चेक करती है कि क्या रिग्रेशन कोएफिशिएंट 0 है, मतलब a प्लस बी एक्स वाला जो b है, क्या वो 0 है? अगर वो 0 होगा तो कोई लिनियर रिग्रेशन नहीं है, और अगर वो नॉन 0 है तो कोई किसी लेवल ऑफ लिनियर रिग्रेशन है। एक्चुअली क्या टेस्ट हो रहा है? यही हो रहा है कि क्या लिनियर रिग्रेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, लेकिन दो कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोचेस के साथ। अब सिंपल लिनियर रिग्रेशंस के अंदर ना, दीज आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। टी स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू एफ जनरली स्पीकिंग SLR के अंदर। लेकिन मल्टीपल लिनियर रिग्रेशंस में ऐसा नहीं होता। जब मल्टीपल वेरिएबल्स आ जाते हैं ना, तो एफ टेस्ट और टी टेस्ट की वैल्यूज़ डाइवर्ज करना शुरू हो जाते हैं। और एफ टेस्ट जो है उसकी नेचर थी पूरी रिग्रेशन इक्वेशन को एनालाइज करने की, उसके अंदर वेरिएंस देखने की, जबकि टी टेस्ट जो है ना वो एक स्पेसिफिक रिग्रेशन कोएफिशिएंट को देख रहा है। मतलब अगर आप इमेजिन कर सकते हो कि आपके पास इस तरह से कुछ होने की जगह a प्लस बी एक्स आई की जगह लेट्स से a प्लस बी एक्स प्लस सी वाई था और आप z को प्रेडिक्ट कर रहे हो, राइट? तो उस केस के अंदर आप खाली b को टेस्ट कर रहे होगे, आप पूरी इक्वेशन को टेस्ट नहीं कर रहे होगे। आप एक
इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिग्रेशन कोएफिशिएंट को टेस्ट कर रहे होगे। तो टी टेस्ट और एफ टेस्ट के बीच में थोड़ा सा ये डिफरेंस है। मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन हमें टी टेस्ट और एफ टेस्ट के बीच में फ़र्क फिर भी पता होना चाहिए। अच्छा, तो अब कुछ कन्वेंशंस हैं। अभी तक मैं सैम्पल की जब भी मैं बात कर रहा था, मैं ना y इक्वल्स a प्लस बी एक्स लिख रहा था। इसकी जगह मैं बी नॉट प्लस बी वन भी लिख सकता हूँ, और ये वही बात की हुई है। बस a की जगह मैंने बी नॉट लिख दिया, बी वन की जगह मैंने वो लिख दिया, और ये मैं आई मैंने सब्स्टिट्यूट लिखे, लाइक ith वैल्यू ऑफ आई प्रिडिक्ट्स ith वैल्यू ऑफ y, राइट। अब अगर मैं पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ ना, मैं इसी को ना बस बेटा में कन्वर्ट कर दूंगा, बेटा नॉट बेटा वन, और बस यहाँ पे एक नई चीज़ आ जाती है एप्सिलॉन, वो है लाइक रैंडम एरर, राइट, कि कितना रैंडम एरर आ रहा है आप इस वेरिएबल के अलावा। खैर, ये होगी हमारी राइटिंग कन्वेंशन। अब हम आगे समझ सकते हैं कि एक्चुअली टी टेस्ट कैसे अप्लाई होता है इस केस के अंदर। तो जैसे मैंने बात की थी कि हम एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट को टेस्ट कर रहे हैं। हम पहले म्यू को टेस्ट कर रहे थे, हम म्यू सबस्क्रिप्ट 0 लिख देते थे ना। इसी तरह से हम b1 को टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम b सबस्क्रिप्ट 1 0 लिख रहे हैं। ये b10 नहीं है, ये कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग, क्या अजीब सा आ गया, 10 कहाँ से आ गया। तो ये है कि लाइक हम x के रिग्रेशन कोएफिशिएंट को टेस्ट कर रहे हैं, और इसीलिए हमने इस तरह से किया, ओके। और वही वाला स्टैंडर्ड है कि इक्वल वाली चीज़ एच नॉट में आ जाती है जब भी आप पॉपुलेशन किसी पैरामीटर का कर रहे हो। ये भी पॉपुलेशन का पैरामीटर ही हुआ ना एक किस्म का, कि आप उसके रिग्रेशन के लिए आप कुछ एस्टिमेट कर रहे हो। ये है लाइक एक इमेजिन्ड आइडियल, ये जो थियोरेटिकल ट्रू वैल्यू है, और ये हमारे ये एस्टिमेट्स हैं उन वैल्यूज़ के लिए, राइट। तो अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये जो स्टेटेड एस्टिमेशन थी, अगर आपको कहा जाता है कि देयर इज़ अ लिनियर रिग्रेशन या फिर देयर इज़ नॉट अ लिनियर रिग्रेशन, राइट, तो उस केस के अंदर आप इसको टेस्ट करोगे अगेंस्ट अ सैम्पल, और उस सैम्पल के अंदर आपका अपना आपने कैलकुलेट किया होगा b1, जैसे हमने पिछले में किया था। हमें एक टेबल दिया हुआ था, वो एक सैम्पल था, उसके अंदर हमने a और b कैलकुलेट किया है। ये एग्जैक्टली वही चीज़ है। अब हम उसको यूज़ करके b1 नॉट की ये इस क्लेम्स को वेरीफाई करने वाले हैं। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कुछ समझाने वाली बात नहीं, वही अल्फा इक्वल्स 0.05 डाल दो अगर नहीं डाला हुआ, और फिर टी टेस्ट आ जाता है। अब टी टेस्ट का जो फॉर्मूला है ना, एक्चुअली काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग है। कि पहले वाली बात बड़ी सिंपल सी है कि अच्छा, मेरा सैम्पल और जो मेरा गिवन, यहाँ पे 1 0 होना चाहिए था, ये स्टेटेड वैल्यू ऑफ बेटा 1 से आप डिफरेंस देख रहे हो, राइट, कि अब आप फिर चेक करोगे क्या ये एक्सेप्टेबल थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है या नहीं है। लेकिन डिनोमिनेटर में आप देखो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ b1। अब b1 तो ये रिग्रेशन वाला a प्लस b वाला b है ना, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट तो कांस्टेंट होता है, तो उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन तो 0 नहीं होगी। तो ये तो लाइक इन्फिनिटी नहीं बन जाएगा। ये क्या है, ये लाइक कैसे हो सकता है कि आप एक कांस्टेंट की स्टैंडर्ड डिविएशन की बात कर रहे हो और उसको डिनोमिनेटर में डाल रहे हो। तो बेसिकली ये है कि एक्चुअली हमारे पास एक सैंपल ही है, लेकिन हमें पता है कि डिफरेंट सैंपल्स के अंदर b1 की डिफरेंट वैल्यूज़ आ सकती हैं, राइट। हल्का फुल्का फ़र्क आ सकता है। उस फ़र्क को अकोमोडेट करने के लिए ना हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी होगी b1 की अमंगस्ट अक्रॉस डिफरेंट सैंपल्स, ठीक है। और उसके लिए फॉर्मूला है s बाय सम ऑफ क्या नाम है x डिविएशंस। तो अब अगेन s क्या है ब्रो, राइट, लाइक स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ व्हाट। मैं रिग्रेशन की बात करूँ, एक सिंगल वेरिएबल थोड़ी है। s क्या है अब? तो s जो है वो रेजिजुअल स्टैंडर्ड एरर है। अब वो क्या होता है, राइट। अब रेजिजुअल्स की जब भी बात आएगी ना, तो वो ये है कि ऑब्जर्व्ड माइनस एस्टिमेटेड। रेजिजुअल की जब भी बात आएगी आपने ये दिमाग में रखना। रेजिजुअल का यही मतलब होता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो रेजिजुअल स्टैंडर्ड एरर जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर एरर के बराबर होता है। ये फॉर्मूले होपफुली फॉर्मूला शीट में लिखे होंगे, लेकिन एंड पे जाके मैं सारा समराइज भी कर दूंगा। अच्छा, तो स्क्वायर रूट MSE इक्वल्स S, और ये उसकी इक्वेशन आ गई। हमने बस MSE को स्क्वायर रूट कर लिया, बड़ा सिंपल सा है, राइट। ये फॉर्मूला मुश्किल नहीं है, बस हमने लाइक क्या नाम है, ऑब्जर्व्ड माइनस एस्टिमेटेड, मतलब एरर जो था आपका सम ऑफ, ये आप समझ सकते हो कि ये
आई गेस सम ऑफ स्क्वायर एरर था, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर एरर को आपने लिया और आपने डिवाइड कर दिया बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-2 है। अभी तक हम हमेशा कर रहे थे n-1, तो ये अब n-2 कहाँ से हो गई, ये क्या मजाक हुआ? उस पर मैं भी बाद में आऊँगा, लेकिन फ़िलहाल यही समझो कि ये एक्चुअली इतना मुश्किल नहीं है। भरोसा रखो, ट्रस्ट। तो थोड़ा सा मैं समराइज़ कर देता हूँ उससे पहले एक बात रह गई। हाँ, ये SXX क्या होता है? गंदी बातें नहीं कर रहा। ये जो है ना, ये डिफरेंस ऑफ x फ्रॉम मीन है। तो ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ x माइनस मीन ऑफ x, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ x माइनस मीन ऑफ x, और इसका स्क्वायर ले जाना है, सम ऑफ स्क्वायर डिविएशंस। सही है। आप इस तरह से एक्स वाई भी देखोगे, लेकिन वो रेलिवेंट नहीं है। अगर दिया होगा उसका फॉर्मूला भी दिया ही होगा फिर। खैर, अच्छा, अब मैं थोड़ा सा समराइज़ करने की कोशिश करता हूँ कि मुझे पता है एक टॉपिक काफ़ी ज़्यादा लोग इसका स्ट्रगल करते हैं। तो शुरू में हमारे पास क्या था, हम एक हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं कि क्या रिग्रेशन कोएफिशिएंट 0 के बराबर है या नहीं है। उसके लिए हमने एक सैम्पल लिया जो आपको एक टैबुलर फॉर्म में डेटा दिया होगा, ठीक है। और उस टैबुलर फॉर्म में जो डेटा है उसके लिए हम एक रिग्रेशन लाइन बना लेते हैं उस सैम्पल को यूज़ करके, इस तरह से। और वो A और B के हमने फॉर्मूला लगा के ये निकाल लिया, B0 B1। और अब हम उसके T वैल्यू निकाल देते हैं। अब T वैल्यू निकालने के लिए हमें एक क्वांटिटी चाहिए डिनोमिनेटर में, जो होती है S बाय S, लाइक सम ऑफ डेविएशंस x, राइट, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस x, व्हाटएवर जो भी है। तो ये फॉर्मूले दिए होंगे और इस तरह से हमने कर लेना, राइट। इससे हमें क्या पता चला है, अभी तक हमने टी वैल्यू कैलकुलेट किया। अब टी वैल्यू कैलकुलेट किया तो आगे आपको पता ही है कि क्रिटिकल रीजन क्या होगा। टी इज़ ये टू टेल टेस्ट होगा हमेशा, क्योंकि इक्वालिटी की बात हो रही है, और इसीलिए अल्फा बाय 2 भी होगा क्योंकि टू टेल टेस्ट है। और फिर हम टेबल वैल्यू देखेंगे। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे आ जाता है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-2 क्यों हुई है? अभी तक हम हमेशा n-1 लगाते रहते थे क्योंकि एक चीज़ एस्टिमेट हो रही होती थी। अब यहाँ पे ना हम पॉपुलेशन के बारे में दो चीज़ें एस्टिमेट कर रहे हैं, वो है B0 एंड B1, राइट। हमें पता नहीं है कि एक्चुअली ये बेटा वैल्यूज़ क्या हैं। हमें ये सैम्पल की बेसिस पर हमने कुछ एस्टिमेट्स निकाले हुए हैं जो अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर होंगे। तो जब हम बात करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर, ये एक एस्टिमेशन है, राइट। तो आप इसलिए, क्योंकि आप दो वेरिएबल्स के ऊपर आके जी भर के कर रहे हो, इस तरह से कुछ समझ लो। लेकिन मुझे यही एक्सप्लेनेशन थोड़ी बहुत समझ आई है कि ये हो रहा है यहाँ पर। अब पिछले सवाल में क्यों नहीं होता था ये ऐसा, एफ टेस्ट में, आई डोंट नो, ठीक है। क्योंकि एफ टेस्ट के अंदर, आई गेस एफ टेस्ट के अंदर यही है ना कि हम कभी भी एक जनरल पैरामीटर के एस्टिमेट की बात ही नहीं कर रहे थे, हम बात कर रहे थे वेरिएंस की। और वो सारा कुछ सैम्पल के अंदर ईजिली देखा जा सकता था और उस पर कुछ खास नहीं था। तो उसके अंदर वही रट्टा वाला सीन है कि n-1। मैम ने, किसी ने भी मुझे कोई इतने अच्छे तरीके से नहीं समझा पाया कोई भी कि लाइक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक्चुअली फिर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन ये इस तरह से मुझे समझ आई है कि कोई ऐसी चीज़ है जो हम लूज़ कर जाते हैं जब भी हम एक एस्टिमेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने दो एस्टिमेट्स किए हैं, सैम्पल की बेसिस के ऊपर 2 बार जनरलाइज किया हुआ है। तो इसलिए हमने 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लूज़ कर लिया अपना सैम्पल से, राइट, इस तरह से। तो ये बात हो गई। अब हम बात कर रहे थे कि यार मल्टी आने ही नहीं है, तो ये क्या अजीब चवले मार रहे हैं हम, राइट। लाइक व्हाट द फक वाज द पॉइंट ऑफ टी टेस्ट अगर एफ टेस्ट से सारा कुछ हो जाता है। सिंपल लिनियर रिग्रेशन में तो टी स्क्वायर इक्वल्स एफ, तो मैं क्या अजीब चवले मार रहा हूँ, राइट। अब वो तो होता भी ज़्यादा लाइक मल्टीपल लिनियर रिग्रेशंस के लिए। तो सिंपल का फ़ायदा क्या हो रहा है, हमारे तो सिलेबस में है ही सिंपल लिनियर। तो इस शिकवे का जवाब ये है कि आप एक्चुअली इसकी सिंप्लिसिटी यूज़ करते हो, और आप एक्चुअली जब टी टेस्ट वाले सवाल आएंगे ना, आपने ये नहीं यूज़ करना होगा। आपको यूजुअली कहा जाएगा कि टेस्ट यूजिंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब उसके लिए आप ये टी वैल्यू वाली ही इक्वेशन के अंदर ना, ये वाली जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन थी B1 माइनस बेटा 1 0 वगैरह, इसकी जगह ना आप ये डाल देते हो, और ये उसी से डिराइव्ड है। इसकी डेरिवेशन बुक में लिखी हुई है, राइट। आर स्क्वायर रूट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर। ये जो है ना, हमने बेसिकली अपने पूरे हाइपोथेसिस को बेटा की टर्म्स के अंदर रखने की जगह हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट की टर्म्स में कर दिया। क्योंकि एक्चुअली जो है ना कोरिलेशन कोएफिशिएंट, अच्छा एक सेकंड में, ये जो है रो,
जब पॉपुलेशन के लिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात करिए तो हम रो लिखते हैं, जब सैंपल के लिए हो रही होती है तो हम आर लिखते हैं, राइट। तो जब एक खाली रिग्रेशन का वेरिएबल होगा, रिग्रेशन का कोएफिशिएंट 0 होने का मतलब है नो कोरिलेशन, राइट। मतलब तो इसीलिए ये दोनों चीज़ें लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। तो मैं बीटा 1 टेस्टिंग की जगह मैं रो टेस्टिंग कर सकता हूँ, कोरिलेशन कोएफिशिएंट टेस्टिंग कर सकता हूँ। और कोरिलेशन कोएफिशिएंट टेस्टिंग के अंदर आप ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं जो इससे बनी हुई है, राइट। और इस सिंप्लीफाइड इक्वेशन को यूज़ करके आप इस तरह से बड़े इजीली सवाल कर सकते हो। और ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ होगा पेपर में, होपफुली, ट्रस्ट, राइट। मतलब यहाँ पे आपको कुछ डेटा दिया हुआ है और आपको कहा हुआ है कि चलो बताओ कि एक लिनियर रिग्रेशन इसकी जो दी हुई है क्या वो होगी या नहीं होगी स्ट्रॉन्ग, वटेवर। तो वही कोरिलेशन कोएफिशिएंट वगैरह आपने मैन्युअली कैलकुलेट करना होगा। आर जो है वो फॉर्मूला यूज़ करके जो शुरू में बात हुई थी, जो स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में आ रहा था, बड़ी सी टर्म थी, ये लिखा हुआ था, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा अपने आर के लिए। और उसके बाद आपने वो करना, तो आपको डेटा शीट दी होगी, आपने आर निकालना होगा और आपने बस उसकी बेसिस के ऊपर इस तरह से हाइपोथेसिस टेस्टिंग करके बात खत्म कर देनी है। तो दैट वाज अ लॉट, राइट। अभी हम इसके ऊपर आते हैं कि एसएसआर वगैरह की समरी के ऊपर आते हैं कि क्या हो रहा था, लेकिन मैं बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि टी टेस्ट की बात जाके क्या हुआ है। क्योंकि वरना अगर हम रिग्रेशन के अंदर बात करें कुछ भी नहीं है, राइट। सबसे पहले क्या है कि ये इक्वेशंस हैं, आपने ये अप्लाई करनी है और आपने ये चीज़ें निकाल लेनी है। वेरी ईजी, दिस इज़ वेरी ईजी, राइट। उसके आगे टोटल वेरिएंस, एक्सप्लेन वेरिएंस, ये भी लाइक रिलेटिवली ईजी है, समझ आती है। अनोवा मेथड के साथ निकालना ईजी है, राइट। ये बस टेबल है, समझ आ गई है। पी वैल्यूज़ की भी समझ आ गई है कि क्या होती हैं। अब टी टेस्ट जो है उसके अंदर आगे आपने क्या रैंडम लाइक इन्फो डंप वगैरह करना शुरू कर दी है कि एक्चुअली स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ B1 होता है, उसके बाद ये होता है, उसके बाद ये होता है, और एक्चुअली हम ये यूज़ भी नहीं करते, फिर हम ये यूज़ करते हैं। उसको थोड़ा सा मैं लाइक एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब आपसे टी टेस्ट से पूछा जाएगा ना, आपसे एक्सपेक्टेशन होगी ये करने की, और जब आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट से मांगा जाएगा ना हाइपोथेसिस टेस्ट करना, तो आपको इस तरीके से करने को चाहिए कहा होगा यूजिंग आर। लेकिन हमारी जो मैम ने हमें ऑनलाइन क्लास के अंदर लाइक मटेरियल भेजा था, उसके अंदर सारा कुछ, वैसे मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं, आप भरोसा रखो, सारा कुछ इस वाले फॉर्मूले से हुआ था। उस लंबे वाले फॉर्मूले को सिर्फ और सिर्फ मैम ने लेक्चर के एक हिस्से में इंट्रोड्यूस करवाते हुए ये वाली चीज़ें की थी, ये जो हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं, राइट। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वाला हिस्सा इतना भी इम्पॉर्टेंट है अगर आपके लाइक, क्योंकि काफ़ी कॉन्वल्यूटेड है, राइट। कि B1 स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ B1 अक्रॉस सैम्पल्स, उसको करने के लिए हम रेजिडुअल स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड कर रहे हैं सम ऑफ डिविएशंस ऑफ एक्स को। रैंडम टर्म्स जो कभी सुनी भी नहीं थी वो अचानक से आके ऐसे यूज़ होनी जैसे आप लाइक बरसों से जानते हो। तो और एंड पे जाके हो क्या रहा है, एंड पे जाके सिंप्लीफाई हो रहा है। तो मैंने जितने भी सवाल देखे वो ये सिंप्लीफाइड वाले तरीके से हो रहे हैं, उसके लिए आपको बस ये फॉर्मूला यूज़ करना। तो होपफुली इससे आपका जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर जो सारी कन्फ्यूजन थी थोड़ी बहुत कम हुई होगी। अब आखिरी जो बात आई थी समराइज़ करने की कि ये जो डिफरेंट हैं, तो बड़ी सिंपल सी बात है, शुरू करते हैं हम सम ऑफ स्क्वायर एरर से, राइट। इसको अगर हम डिवाइड कर दें ना बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो हमें मीन स्क्वायर एरर मिल जाता है, राइट। और अगर इसका हम स्क्वायर रूट ले लें तो हमें रेजिडुअल स्क्वायर एरर, वो स्टैंडर्ड एरर मिल जाता है। और वो जो होता है वो एस के बराबर होता है उस वाली इक्वेशन के अंदर, राइट, यहाँ पर। और उसके बाद बातें आ जाती हैं कि एक्सप्लेन्ड एरर क्या होता है, तो वो पहले भी उसके फॉर्म में आप देख चुके हो। और मीन स्क्वायर रिग्रेशन आपने निकालना हो तो इस तरह से है। और उसके अलावा क्या नाम है, टोटल वेरिएंस जो है वो लाइक सम ऑफ डिविएशंस ऑफ वाई के बराबर होती है। आप कभी कभी सम ऑफ लाइक एक्स, ये एस सब्सक्रिप्ट एक्स वाई भी देखोगे, उसके अंदर ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, वो भी थोड़ा सा कुछ है, वो हल्का फुल्का मजाक ही है। खैर स्टैट्स के अंदर यही है। अब अगेन इस एक पॉइंट के बाद से ही कन्फ्यूजन शुरू हुई है, लाइक स्लाइड 153 के बाद जाके जो ये जो खाली आखिरी 2-3 सवाल हैं इसके अंदर ही कन्फ्यूजन है हल्की फुल्की, बकाया सारा कुछ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो इतना कोई मसला नहीं है स्टैट्स का।
easy shit for real, for real.